गुड इवनिंग दोस्तों। जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया। बढ़िया हैं सभी। चलिए, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हमने इतना पढ़ा है, लेकिन जो आज की वीडियो है माय डियर, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, आपके प्री के लिए भी, आपके मेंस के लिए भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखें, जितने कंसेप्ट आज मैं बताने वाला हूँ उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। आज की वीडियो को कम से कम आपको 3 से 4 बार देखना है, ताकि एक एक कंसेप्ट से आप रूबरू हो पाएं। और जो सवाल अभी आपके पेपर में आ रहे हैं सीधा का सीधा मेंस में, स्पेशली सीजीएल मेंस में हम बात करें तो वो यहीं से सवाल उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सवाल को। देखिए, कहा गया है हाउ टू चेक वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कैसे हम पता लगाएं कि 3 बिंदु हमारे सनरेख हैं या नहीं है। सबसे पहले कोलिनियर शब्द जानते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब हो गया, जैसे अगर मानो मैंने कहा यहाँ पर कि ये 3 पॉइंट हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आप बताओ कि ये तीनों के तीनों सनरेख हैं या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है। तो आप देखते बोलोगे कि सर ये किसी और दिशा में है, ये किसी और दिशा में है, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। 3 रेखाएं या 3 बिंदु हम कह सकें, वो तीनों बिंदु कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक ही दिशा में जा रहे होते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ 3 पॉइंट बनाए, अगर तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वो कोलिनियर हो जाएंगे, वो हमारे सनरेख हो जाएंगे। क्लियर है? बता दो, वो हमारे क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, सनरेख हो जाएंगे। अब कोलिनियरिटी बताने के कितने तरीके हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी 3 बिंदु कोलिनियर है या नहीं है। ऐसे बना के तो चेक नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट दे दिया। मान लो मैंने कहा पहला कोऑर्डिनेट 1,2 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 3,4 है, तीसरा कोऑर्डिनेट -1, 2 है। बताओ क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है? तो आप यहाँ देखकर तो नहीं बता पाओगे, या तो आप इसको ड्रॉ करोगे कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, और कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करने के बाद तब देखोगे भैया कि तीनों पॉइंट जो हैं हमारे वो कोलिनियर हैं या नहीं। जैसे जब आप यहाँ पर प्लेन पे ड्रॉ करोगे तो आप बोलोगे कि सर हम इस तीनों पॉइंटों को देखते हैं, 1,2, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1,2 यहाँ पर होगा, -1,2, -1 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब ये पॉइंट यहाँ होगा, और 3 और 4। लेकिन फिर भी ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में आए कि ना आए, ये भी सबसे बड़ी मुश्किल बात है। इसके अलावा इनके स्लोप से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बातों को कि हम जो है कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई भी 3 बिंदु कोलिनियर है कि नहीं है। देखो, रटने पे अगर जाओगे ना चीजों को लेकर तो रटते रह जाओगे लाइफ में हमेशा। रटने की कोशिश मत क्या करो। ठीक है, कि सर ने ये बताया तो हम ऐसे रट लेंगे। थोड़ी सी समझदारी का प्रयोग करो। कॉमन सेंस की बात बोली है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात बोलनी है कि हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर अगर हमारे 3 पॉइंट हैं और तीनों के तीनों पॉइंट हमारे, मान लो एक P है, दूसरा Q है, तीसरा R है, तो ये तीनों सनरेख हैं या नहीं है, कोलिनियर हैं या नहीं है। तो सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहला तरीका हो सकता है डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके। डिस्टेंस फार्मूला का कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से PQ का मान निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से हम QR का मान निकालेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला से हम PR का मान निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से हम तीनों का मान निकालेंगे, और तीनों का मान निकालने के बाद तब हम चेक करेंगे कि किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस बात को समझेंगे, किसी भी 2 बिंदु का सम जो है वो तीसरे के बराबर है या नहीं है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी 2 बिंदु का, ठीक है, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा पहला तरीका है
कोलिनियरिटी को प्रूव करने का, ठीक है, बराबर होना चाहिए। अगर किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है तो समझ लो कोलिनियर नहीं है, और अगर उनका सम बराबर है तो मतलब वो कोलिनियर है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप कैसे कह सकते हैं, तो दूसरा तरीका आप इसके एरिया से परिभाषित कर सकते हैं। एरिया कैसे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी जीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी जीरो। कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे कि ये तीनों के तीनों बिंदु मान लो कोई त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। अगर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर इस ट्रायंगल का एरिया हमारा 0 आता है तो ये बात सिद्ध हो जाता है कि ये कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं होता। अगर ट्रायंगल का कुछ एरिया आएगा मतलब ये कोलिनियर नहीं है, और अगर ट्रायंगल का एकदम एरिया 0 आ जाएगा मतलब ये कोलिनियर है। समझ में आ गया बात यहाँ से, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो एकदम यूनिक पॉइंट है, जो आपको समझना है, रटना नहीं है। आप खुद सोचो ना कि अगर ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं तो अगर हम P और Q का स्लोप निकालें और Q और R का निकाले, चाहे P और R का निकाले, तो भैया देखो P और Q का स्लोप निकाल दो, Q और R का स्लोप निकाल दो। इनके स्लोप बराबर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, बताओ। इनके स्लोप बराबर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। क्यों स्लोप, क्योंकि भाई अगर एक लाइन पर मान लो 50 बिंदु हैं तो सभी 50 बिंदु के द्वारा जो स्लोप बनेगा वो बराबर बनेगा, या इस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा उस लाइन पे ये सभी 50 बिंदु क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे। तो उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप स्लोप निकालो, किसका निकालो, तो किसी भी दो पॉइंट यानी P और Q का निकालो और चेक करो यहाँ पर कि वो स्लोप ऑफ QR के बराबर है या नहीं है। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हम चेक कर सकते हैं किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर है या नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ एरिया से भी चेक कर सकते हैं कि उनका एरिया 0 आना चाहिए। फिर उसके बाद हम स्लोप का भी इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। चौथा, अगर मानिए कि आपके पास तरीका ऐसा हो गया कि इस लाइन का आपको इक्वेशन आपने निकाल लिया, आपके पास एक पॉइंट से भी एक लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हो, आप 2 पॉइंट फॉर्म का भी इस्तेमाल करके इक्वेशन निकाल सकते हो, और उस इक्वेशन में आप ये तीसरे वाले पॉइंट को पुट करके देख लो, ठीक है। उस इक्वेशन में आप तीसरे वाले पॉइंट को पुट करके देख लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को तो पक्का तीनों के तीनों कोलिनियर होंगे, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, 2-4 और तरीके होते हैं, लेकिन ज्यादा तरीके सीखने से फिर कंफ्यूजन बढ़ेगी, इसलिए अभी इतने बातों का ध्यान रखें। मतलब मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सिद्ध करना है कि ये तीनों जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर, या हम PC 2 का इस्तेमाल करके स्लोप निकालते हैं, बाकी दो का इस्तेमाल करके स्लोप निकालते हैं, उनका स्लोप बराबर होगा। यही हमारे पास बेसिकली तरीके होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात, यही हमारे तरीके होते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। ए का वो मान बताइए जिससे ये तीनों के तीनों बिंदु क्या हैं, तो कोलिनियर हैं। अब यहाँ पर आपका एग्जामिनर ऑलरेडी कह रखा है कि कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला तरीका, किसी भी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर। दूसरा तरीका, इन तीनों के द्वारा एरिया निकालो, एरिया हमारा 0 आना चाहिए। तीसरा तरीका, पहले और दूसरे कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके उनका स्लोप निकालो, और फिर दूसरे और तीसरे का इस्तेमाल करके उनका स्लोप निकालो, इनका स्लोप क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मैंने कहा चलो हम स्लोप मेथड से कर लेते हैं, हमारे लिए स्लोप मेथड आसान है, ठीक है। हमारे लिए क्या है, स्लोप मेथड से हम इसको करेंगे, ठीक है। फिर हम एरिया मेथड भी आपको बता देंगे, पहले आप स्लोप मेथड देख लो, क्योंकि ये मेरा खुद का तरीका है, ठीक है, खुद का तरीका है। तो मैंने कहा स्लोप में देखो तो 4 में से 2 गया। स्लोप कैसे निकालते थे, कुछ याद आ रहा है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये क्या होता है, किसी भी रेखा का स्लोप होता है। कुछ याद आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, और 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ये बराबर होगा -a -4, कितना होगा, तो -a -4 डिवाइड बाई, भाई 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा। a को जब आप इधर लेकर आएंगे
तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आया कितना आसान हो गया। रट्टा मारते तो क्या आसान होता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इनका स्लोप इसके स्लोप के बराबर कर दिया। जब दोनों की स्लोप बराबर है तो ए का मान कितना होना चाहिए, -6। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा ना सर हम तो बचपन से जो है रट कर आए हैं, और कौन सा मेथड रट के आए हैं, एरिया मेथड, हमको एरिया मेथड से बताइए। तो कोई बात नहीं, आप एरिया मेथड भी देख सकते हैं। ठीक है, आप एरिया मेथड से भी सवाल को कर सकते हैं कि एरिया मेथड से आप इसको कैसे करेंगे। चलिए, एरिया मेथड के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट है, तो पहला है 1 2, दूसरा है हमारे पास क्या 3 4, तीसरा हमारे पास है 5 -1। याद करो, एरिया निकालने का ट्रिक बताया था कि 1 2 3 4 5 1 है, तो 1 2 को दोबारा से क्या कर दो, रिपीट कर दो। 1 2 को दोबारा से क्या कर दो, रिपीट कर दो। इनका एरिया निकालना, और बाहर कितना लगा दो, हाफ लगा दो। बाहर कितना लगा दो, हाफ निकाल दो। यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि जो अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनका एरिया कितना होना पड़ेगा, इनका एरिया 0। एरिया निकालने का तरीका सुनो, हाफ लगाते हैं, फिर यहाँ पर मॉड लगाते हैं। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, और पहले कोऑर्डिनेट को दोबारा से हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। चूंकि तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, तो ऑलरेडी हम कहेंगे कि इनके द्वारा बना गया क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। हाफ उधर जाएगा तो वो भी 0 बना देगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब हल करने का तरीका आपको बताया था कि इसको इसके साथ क्या करना होता है, गुना करना होता है। 4 एकम 4 हो जाएगा, -a × 3 कितना हो जाएगा, -3a, और 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भैया एक साइड हो गए, माइनस करना होता है। अब दूसरे वाले में हम यहाँ पर एरो लगाते हैं, तो दूसरे वाले में एरो लगाओ। 2 × 3 कितना हो जाएगा, तो 6। 4 × 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20। ठीक है, -a × 1 कितना हो जाएगा, -a। ठीक, ये हाफ जाएगा उधर, 0 बना देगा। मतलब इतने की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इतने की वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। 10 4 14, 14 -3a। ठीक है, और यहाँ 20 और 6 26, 26 के साथ माइनस आएगा तो -26, -a और माइनस कितना हो जाएगा, +a बराबर 0। ठीक है, कोई समस्या की बात। 14 हो गया, 26 हो गया, कितना आ रहा है मेरे भाई, तो 14 और 26 -12 आ रहा है। -3 में से +a गया तो -2a, वो उधर जाएगा तो कितना बना देगा, 2a। 2a का मान -12, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान हमारा यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर -6 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे लिए खुद सोचो कि आसान कौन था, स्लोप मेथड आसान था, और यहाँ टफ कौन सा हो गया, तो हमारा एरिया मेथड। क्यों एरिया मेथड टफ हो गया, क्योंकि एरिया किताबी मेथड है, ये किताबों में दिया जाता है। स्लोप मेथड किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे आपको शीट्स में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने काम किया है, तो इससे आपको ताकि फायदा पहुंचे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। सेम तरीके से कहा गया k का मान क्या होगा जिसके कारण ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। यहाँ हमसे k का मान निकलवाया गया है, तो क्या आप स्लोप मेथड से बता पाएंगे, बताइए। बड़े आसानी से आप बता पाएंगे, बताइए। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर घटाना है। देखो, तो आप बोलो इसके y से इसके y को आप घटाओ। ठीक है, बस स्लोप निकालो, स्लोप से देखो 2 पॉइंट का स्लोप निकाल लो, बस इनको आपस में घटाओ। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2k। ठीक है, क्या क्या आएगा स्लोप में, देखो तो बोलोगे सर 2k, फिर उसमें से -2 और प्लस कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा। डिवाइड करेंगे किसके साथ भैया, तो x2 - x1 के साथ। माइनस के कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -2k। ठीक है, और फिर यहाँ कितना रहेगा, +1 बराबर। फिर इन दोनों का स्लोप निकालिए, इन दोनों का स्लोप यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों का स्लोप निकालेंगे तो बोलेंगे 6 - 2k और फिर -2k, तो बोलेंगे 6 - 4k। कितना हो जाएगा, 6 - 4k। 6 - 2k में से 2k को घटा दो तो 6 - 4k, और उसके बाद यहाँ पर कितना है, तो बोलोगे सर -4k है। ये कितना है, -4k है। देखो, तो -4k में से आप +k को घटाओगे तो आ जाएगा आपका -3k। ठीक है, और -1। बस आप इसको बराबर कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या करो, बराबर करो। चाहो तो काट कूट करना है तो काट कूट भी कर सकते हो, यहाँ कोई समस्या की बात नहीं। 2k और 2k कितना हो जाएगा, तो 4k -2। आप ऊपर यहीं पर लिख लो, ये कितना हो गया, तो 4k -2, 4k -2 यहाँ पे। ठीक है, 4k -2। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट उससे फायदा कुछ होगा नहीं। 4k। अब यहाँ पर एक तरीका हो गया, एक तरीका तो ये हो गया कि k की वैल्यू उठा के रख दो, और दूसरा तरीका ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4k × -3k कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो -12k², और यहाँ कितना हो जाएगा, -4k। ठीक है,
प्लस हमारा हो जाएगा 6k प्लस हमारा हो जाएगा 2 बराबर है 6 इंटू माइनस 2k कितना हो जाएगा -12k हो जाएगा। ठीक, और 6 इंटू प्लस 1 हो जाएगा 6 माइनस हमारा हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर है और यहाँ है -4k। ये दोनों के दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर -12 यहाँ है इक्वल के उधर 8 है। ठीक है, पहले यहाँ देखो 6 और 4 कितना है तो यहाँ पर 2k है, तो सवाल में यहाँ लिखते हैं माइनस। ठीक है, 6 में से 4 गया तो हमारा 2k आ गया और यहाँ पर कितना है तो -16 है, वो 16 उधर जाएगा तो कितना बना देगा 16 और 2 18k बना देगा। 6 में से 4 गया तो 2, इस साइड 2 है और यहाँ पर कितना -4 -12 -16 उधर गया तो 2 बना देगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये 6 उधर जाएगा तो कितना बना देगा -4 बना देगा बराबर। हमने कहा यहाँ पर ये 8k स्क्वायर है और ये 12 को उधर लेकर आ जाइए तो बोलेंगे सर 20k स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 20k स्क्वायर हो जाएगा, कुछ और बचा नहीं यहाँ पे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 10k स्क्वायर है, यहाँ पर जाएगा तो -9k है और यहाँ +2 बराबर 0। 10 इंटू 2 20 और 5 और 4 9, तो साफ तौर पे सॉल्व हो जाएगा। 10k स्क्वायर -5k -4k +2 बराबर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5k कॉमन ले लोगे तो 5k इंटू 2k -1। ठीक है, और यहाँ -2 ले लोगे तो बोलोगे सर -2k +1। ठीक है, बोलोगे सर 2k -1 बराबर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे k की वैल्यू कितनी है, या तो 1/2 है या फिर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 2/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। सवाल में 1/2 या 2/5 कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिख गया आपको यहाँ पे। सवाल को देखो, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें से हमने इसको घटाया तो 2k और माइनस का -2k 4k हो गया और वहां पे कितना रहा -2 रहा। फिर हमने इसमें से इसको घटाया यहाँ पे तो -k और -k -2k हो गया और +1 रहा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा 6 -2k में से हम 2k को घटा देते हैं तो 6 -4k हो जाएगा और उसके बाद -4k था, -4k में से प्लस किया तो -3k -1। बहुत शानदार। उसके बाद हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा जो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो कोलिनियरिटी को हम ऐसे टेस्ट करते हैं कि कोलिनियर है या नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और सवाल हो गया जो आपके पेपर में जनरली पूछा जाता है, वो भी सवाल को आप देख लीजिए। आपसे कहा जाता है कि आपके 3 पॉइंट है, मान लो 1,2 4,5। ठीक है, और मान लो यहाँ पर मैंने कहा 3, -1 और मैंने कहा चेक करो कोलिनियर है कि नहीं। चेक करो कोलिनियर है कि नहीं। ये 3 पॉइंट हैं आपके। चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। चेक द कोलिनियरिटी। सवाल में कहा जाएगा कि चेक करिए कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, चेक करिए कोलिनियर है कि नहीं है। आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? बहुत आसान, आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर इनका स्लोप चेक करो। 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3, 4 में से 1 गया था 3 आ गया। ठीक है, ये इसका स्लोप हो गया। दूसरे वाले का -1 -5 कितना हो जाएगा -6 और 3 में से 4 गया कितना हो जाएगा -1। इसका स्लोप कितना आ रहा है तो इसका स्लोप हमारा 1 आ रहा है और इसका स्लोप कितना आ रहा है तो यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो हमारा 6 आ रहा है। क्या 1 और 6 बराबर हैं तो नहीं है, तो कोलिनियर होगा नहीं होगा। कोलिनियर होगा नहीं होगा। समझ में आ गया बात? तो हमने क्या किया, हमने स्लोप निकाला पहले m1 स्लोप हमने कैसे निकाला तो 5 - 2 डिवाइडेड बाई 4 - 1 मतलब 3/3 और इसका स्लोप आ गया 1 का। फिर हमने दूसरा वाला स्लोप निकाला। दूसरा वाला स्लोप कैसे निकाला, -1 -5 3 - 4 तो हमने कहा -6/-1 मतलब 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि m1 जो है वो m2 के बराबर नहीं है, हेंस दे आर नॉट कोलिनियर। इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो कोलिनियर नहीं है, इसीलिए वो संरेख नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए तो कोलिनियरिटी के बाद हम पढ़ते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पर आपके सामने जो आपके सिलेबस में है उसके ऊपर सवाल जो आ सकता है मेंस में वो आ सकता है सेंट्रोइड के ऊपर, इन सेंटर के ऊपर, ऑर्थो सेंटर के ऊपर या सरकम सेंटर के ऊपर। प्री मेंस के ऊपर सवाल नहीं आते हैं।
में इसमें ही इसके ऊपर सवाल आते हैं। सेंट्रोइड, इंसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र। मतलब आप जो ये चीजें पढ़ रहे हैं ये आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, लेकिन सोचिए कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चीजें वैल्यू फाइंड करवाई जाती हैं। आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, कहा जाता है उनका केंद्रक बताओ कितना होगा, सेंट्रोइड कितना होगा। आपको 3 कोऑर्डिनेट देके उनका अंतः केंद्र भी पूछा जा सकता है, लंब केंद्र भी पूछा जा सकता है, परिकेंद्र भी पूछा जा सकता है, कुछ भी मान। तो असल में जब आप किताबों में ढूंढेंगे तो इनका बहुत लंबा लंबा मेथड दिया गया होता है, लेकिन अगर हम इनके तरीके को समझें कि असल में ये आए तो आए कहां से, तो आपके लिए काफी आसान होगा। तो आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट को मैं यहाँ डिराइव करके खुद बताऊंगा कि देखो ये आया तो कहां से आया, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग आपका जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा बेहतर हो आपके लिए। और बेहतर होगा तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अंडरस्टैंडिंग को जो है हमें वो ध्यान रखना है, ठीक है। दाऊद कहते हैं यहाँ +5 होगा। कैसे +5 होगा मेरे भाई? 5 में से 2 घटाओगे और -1 में से -5 करोगे। समझ में आ गया बात? ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या पढ़ना है, तो बोलोगे सेंट्रोइड। अब जरा आ जाओ, एक त्रिभुज हमने बनाया। एक त्रिभुज के हमने क्या किए, तीनों कोऑर्डिनेट लिखे। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। तीनों के तीनों हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया और हमने कहा कि इसका सेंट्रोइड बीच में। सबसे पहले तो ये बात आप लोगों को जानना जरूरी होगा कि तीनों तरह के त्रिभुज होते हैं, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण हो या फिर हमारा अधिक कोण हो। तीनों का जो सेंट्रोइड होता है वो कहाँ होता है, तो एक त्रिभुज के भीतर होता है, कभी भी सेंट्रोइड बाहर नहीं होता। अब हमें यहाँ पर ये सेंट्रोइड जो है ये कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप ऐसे समझो कि आपका एग्जामिनर क्या किया, आपको एक ऐसा ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया और उसने कहा, देखो, उसने आपसे ये कहा कि देखो हमारा काम तुमको बस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट देना था, अब आगे तुम क्या कर रहे हो तुम जानो, हमको नहीं पता, हमको बस सेंट्रोइड निकाल के दो। तो आपने कहा ठीक है, ये हो गया हमारा x1, y1। दूसरा वाला पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे x2, y2। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा एग्जामिनर हमको x3, y3 दे देगा और बोलेगा सेंट्रोइड बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ सेंट्रोइड किस पॉइंट को कहते हैं, जहां पर सभी के सभी मीडियंस मिलते हैं, जहां पर सभी के सभी मध्य बिंदुएं मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पर माध्यिकाएं मिलती है ना, उसको हम कहते हैं। कि जैसे मानो अगर AD नाम की कोई माध्यिका होती, फिर हमारे BE नाम की माध्यिका, CF नाम की माध्यिका होती, वो मिलती, तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बोलते हैं कि ये D नाम का जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा, तो मीडियन है। AD अगर मीडियन है तो ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा, बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो आप बोलोगे सर D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दो लाइनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे मानो मैंने कहा अगर ये हमारा x1, इसका जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों को जोड़ के आधा, यानी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ये इस मिड पॉइंट के x का कोऑर्डिनेट होगा और इसका y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो y2 प्लस y3 कितना होगा, तो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई कितना, तो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ पे कि हमने क्या किया, D का मिड पॉइंट बताया। कैसे? हमने यहाँ पर कहा D मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो दोनों को जोड़कर। y मिड पॉइंट है तो दोनों को जोड़कर, या सेक्शन फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये 1:1 में बांट रहा है तो m इंटू x1 डिवाइडेड m इंटू x1 प्लस यहाँ पर देखेंगे mx1 प्लस my1, इस तरीके से करके आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। समझ में आया बात? ठीक है, m इंटू x1 प्लस n इंटू y1, इस तरीके से आप जो है सेक्शन फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके बना पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जैसे मैंने कहा, यहाँ पर समझेंगे मेरी बात को, जैसा कि हमने यहाँ पर ये देखा है कि अब हमारा G सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड जो है, देखो यहाँ वर्टेक्स से सेंट्रोइड का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। आप देखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट का रेशियो कितना, 2:1 होता है। यानी हम यहाँ समझ गए। अब देखो ये आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला से आप इसका पता लगा पाएंगे कि नहीं पता लगा पाएंगे? आपको m और n का मान पता है, आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है और आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो आप यहाँ जब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको दोबारा से रिवाइज करवा दें तो देख लो, सेक्शन फॉर्मूला 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अगर ध्यान नहीं आ रहा हो तो इंटरनल का फॉर्मूला भी आपको पता है, एक्सटर्नल का फॉर्मूला भी आपको पता है,
ठीक है। लेकिन दोबारा से देख लो सेक्शन फॉर्मूला में हम जो है कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर सेक्शन फॉर्मूला ध्यान है तो आप इसके कोऑर्डिनेट 2 मिनट में निकाल लोगे। ठीक है, मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला की तरफ लेके चल रहा हूं ताकि आप काफी चीजों को सीख पाए। ठीक है, देखिए यहां पर हम आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, और सेक्शन फॉर्मूला में हम सीखते हैं कि अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो कैसे होगा। ये m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई इनका रेशियो, उसी तरीके से m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई रेशियो। तो हमें a का कोऑर्डिनेट पता है, हमें d का कोऑर्डिनेट पता है, d क्या है, मिड पॉइंट है, और उनका रेशियो भी पता है। तो क्या हम यहाँ g जो सेंट्रॉइड है उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके? तो आप बोलेंगे हाँ सर, इनका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम निकाल पाएंगे। समझ में आ गया मेरी बात? तो बस यहाँ पर सेंट्रॉइड का जो है उस तरीके से देख लो ताकि भूलो मत बस। ठीक है, किताबों में रट तो लेते हो कि ये x1 x2 x3 प्लस 3 होता है, लेकिन कैसे आया, क्यों आया, वो जानना बहुत जरूरी है। वो जान लिया आपने तो फिर तो मजा ही मजा है। समझ में आ गया बात आपके? ठीक है, तो बस यहाँ पर अब देखिए इस पॉइंट में आप अगर देखेंगे तो आपको रेशियोज पता है, a पता है और d पता है। जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू इतना, 2 इंटू क्या करेंगे, इस x के साथ पूरा का पूरा गुना करेंगे आप। तो 2 को जब आप इसके साथ गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, x2 प्लस x3 आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और इसी तरीके से इस 1 को आप x1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई उनका रेशियो, 2 जमा 1 का रेशियो कितना होगा, 3। उसी तरीके से 2 को y के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा, m प्लस n3 मिलेगा हमें। तो इसीलिए हमारा जो सेंट्रोइड होता है, जो हमारा सेंट्रोइड होता है उसका हमारा यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बस इतना कहता है कि तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, तुम तीनों के x को जोड़ दो, 3 से भाग कर दो, तीनों के y को जोड़ दो और 3 से भाग कर दो, बस आसान है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये जो आता है ये आपने देखा कि ये कहाँ से आता है। ठीक, तो हमारा एग्जामिनर सेंट्रोइड के ऊपर जो क्वेश्चन देता है हमें बस ये ध्यान रखना है कि सेंट्रोइड का x निकालना है तो तीनों के x को जोड़ के 3 से भाग, y निकालना है तीनों को y को जोड़ के 3 से भाग। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट पता करना है किसका, सेंट्रोइड का, और जिसके तीनों वर्टेक्स हैं। पहला वर्टेक्स 2 माइनस 2, दूसरा वर्टेक्स 6 माइनस 3 और तीसरा हमारा 4,2। तो सेकेंडो का आंसर हो गया कि नहीं हो गया? तीनों के x को जोड़ो तो 2 और 6 कितने हो गए, तो 8, 8 और 4 कितना हो गया, तो 12। तो बोलोगे सर 12/3। उसी तरीके से तीनों के y को जोड़ो तो -2 और -3 कितना हो गया, -5। -5 में आप 2 को जोड़िए, -5 में 2 को जोड़ेंगे तो आएगा -3, और इसको कितने से भाग करना है, 3 के साथ भाग करना है। जब हम काटेंगे तो 4 कोमा कितना हो जाएगा, -1, और ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा भैया सेंट्रोइड आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? उसी तरीके से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया केंद्रक बताओ कितना होगा, और तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, 4, 20, 8 माइनस 3, 3 माइनस 2। आप बोलेंगे सर केंद्रक ही तो निकालना है, तो यहाँ आप सबको ऐड करो, 4 और 8 12, 12 और 3 15। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 15/3 ये हमारा x का मान, y का मान 20 में से 3 गया 17, 17 में से 2 गया तो बोलोगे 15, 15/3 कितना हो जाएगा, तो y का मान। ये हमारा किसका है, सेंट्रोइड है। यानी आप ये भी कह सकते हो 3 से 5 बार में 5 बार में 5,5 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आगे से इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी सेंट्रोइड निकालना होता है तीनों के x को जोड़ के 3 से भाग करते हैं और तीनों के y को जोड़ के 3 से भाग करते हैं। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? चलिए इसी तरीके से अगर मानिए हमें इंसेंटर निकालना है, पहले ये समझिए कि इंसेंटर होता क्या है। तो इंसेंटर हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर उस त्रिभुज के सभी एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे तो क्या होगा, तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम इंसेंटर कहते हैं। ठीक है, जिस सेंटर पे तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिले उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम यहाँ पर इंसेंटर कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा एग्जामिनर क्या करता है, हमारा एग्जामिनर एक ऐसा त्रिभुज देता है, इंसेंटर के ऊपर सवाल कम आते हैं लेकिन आ गए तो बनते नहीं है किसी से, क्योंकि इसी को फॉर्मूला ही ध्यान नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा कोई सेंट्रोइड तक याद रखता है। ठीक है,
लेकिन इतना ध्यान नहीं रखता। तो चलिए यहाँ पर जरा पॉइंट को हम देखते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर अगर मानिए हमारा a का मान x1 y1 है, ठीक है, b का मान हमारा कितना है तो x2 y2 है हमारा यहाँ पे, और c का मान यदि हमारा x3 y3 है, c का मान यदि हमारा x3 y3 है, और हमें इसका इंसेंटर बताना है। तो हमें इसका इंसेंटर बताना है तो कैसे बताएंगे? बहुत आसान होता है। आप मुझे बताओ इंसेंटर किससे बनता है? तो आप बोलोगे सर इंसेंटर हमारे एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो एक काम करते हैं, जरा इनके एंगल बाइसेक्टर्स को हम बनाते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स को एक बार हम देखते हैं। जैसे मानो यहाँ पर a का एंगल बाइसेक्टर ये है, ये हमारा b का एंगल बाइसेक्टर है, ये हमारा c का एंगल बाइसेक्टर है। जब हमने तीनों के एंगल बाइसेक्टर को बनाया तो आपने एक बात समझा, यहाँ पे a के सामने का मान a होता है, b के सामने का मान b होता है, c के सामने का मान c होता है। ये हमारा इंसेंटर होता है। तो आपको एक बात अच्छे से पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी ज्योमेट्री की वीडियो देखो। ai से लेकर, जैसे मानो ये हमारा पॉइंट i है और ये हमारा पॉइंट d है, तो आपको मैंने पढ़ा रखा है जो a से i तक होता है और i से d तक जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो ai का जो रेशियो होता है वो होता है b प्लस c, ठीक है, और i से लेकर d तक का जो रेशियो होता है वो होता है a, यानी b प्लस सी रेशियो a होता है। b प्लस सी रेशियो क्या होता है? a होता है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात? और यहाँ पर जो ये रेशियो में होते हैं, ये किस रेशियो में होते हैं? ये जो d पॉइंट पर, तो c अनुपात b है, तो ये भी किस रेशियो में होगा? तो c अनुपात b में होगा। समझ में आ गया? ये भी किस रेशियो में होंगे? तो c अनुपात b में। अगर ये c b में है तो bd से लेकर dc तक c रेशियो b में होते हैं। यानी अगर मुझे यहाँ पर d का कोऑर्डिनेट बताना है तो क्या करूंगा? c इंटू x3। देखते चलो यहाँ पे क्या होगा? c इंटू x3, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। c इंटू x3 तो बोलेंगे सर cx3, प्लस b इंटू x2 तो बोलेंगे सर bx2, डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई? तो b प्लस c। उसी तरीके से c इंटू y3 प्लस b इंटू y3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, b इंटू y2 होगा मेरे भाई, b इंटू y2 डिवाइडेड बाई b प्लस c। ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट आ गया? तो ये हमारे इस d का कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस d का कोऑर्डिनेट आ गया तो आपको फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जहां पर आपको a का कोऑर्डिनेट पता है और आपको d का कोऑर्डिनेट पता है और इनके रेशियोज भी पता है कि b प्लस c और a में है। तो b प्लस c का गुना इसके साथ करो। जब b प्लस c का गुना इसके साथ करोगे तो b प्लस c और b प्लस c कट जाएगा, तो क्या ऊपर बचेगा? ठीक है, ये आप ऐसे समझो, a का गुना पहले इसके साथ करो, तो a का गुना x1 के साथ करोगे तो क्या आएगा? तो बोलोगे सर a x1 आएगा, ठीक है। और b प्लस c का इसके साथ गुना करोगे तो क्या आएगा? तो बोलोगे सर a x1 प्लस b x2 प्लस c x3, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा हमारा c x3, याद रखेंगे, डिवाइडेड बाई हमारा जो रेशियो है, और रेशियो कितना है? तो a प्लस b प्लस c हो गया। उसी तरीके से a x1 b x2 c x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, तो y भी हो जाएगा हमारा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा फाइनल आता है। लेकिन आप लोग को मैंने तरीका बताया यहाँ पर कि जो इंसेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो आते कैसे हैं। अगर c अनुपात b में है तो c अनुपात b में होगा, वहां से हमने पॉइंट d को निकाला, फिर पॉइंट d पता चल गया, a पता चल गया, इनके वर्टिसेस हमें रेशियोस पता चल गए, तो हमने पॉइंट i को निकाला। ये सही तरीका होता है इंसेंटर को निकालने का। लेकिन आपको अपने परीक्षा में उतना पूरा डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है, आपको सीधा का सीधा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ax1 by1 ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ay1 by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। अब बोलोगे सर ये सवाल आता कैसे है और ये abc होता क्या है? तो मेरे भाई a जो होता है वो किसके सामने का डिस्टेंस, इसके सामने के डिस्टेंस को a कहते हैं, इसके सामने के डिस्टेंस को b कहते हैं, c के सामने के डिस्टेंस को c कहते हैं। ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। उस डिस्टेंस को निकालने के बाद उस डिस्टेंस से उस कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है इंसेंटर निकाल पाएंगे। इसलिए इंसेंटर में हमेशा जो है मेंस में ही सवाल आता है, कभी प्री में नहीं आता। तो ये मेंस लेवल का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपका एग्जामिनर सवाल कैसे देगा वो देखो, आपसे बोलेगा कि बताओ उस त्रिभुज का सेंटर क्या होगा, अंतः केंद्र क्या होगा जिसके तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं। अब भैया तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, तीनों वर्टेक्स लेकर यहाँ पर हम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वो त्रिभुज बना लेंगे जो सवाल में हमसे कहा गया है। जैसे पहला पॉइंट हमें 0,0 दिया गया है तो बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा 5,0 है।
तीसरा पॉइंट हमारा 0,12 है। समझ में आ गया बात। डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इनके बीच की दूरी निकालिए। तो इनके बीच की दूरी देखो, 0 में से 0 गया तो 0 खत्म, 5 में से 0 गया तो हमारा आ जाएगा दूरी 5, रूट लगा लो आप। 12 में से 0 गया तो 12 हो गया, 0 5, 12 और 5 कितना बनाता है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 5 12 कितना बनाएगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनाएगा। उसी तरीके से यहाँ इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसकी दूरी हमारी 12 हो जाएगी। 0 से 0, 12 माइनस 0, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। मैंने थोड़ा जल्दी किया है, आपको आराम आराम से करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था कि इसके साथ इसके x1 को गुना, ठीक है। जिसके सामने देखो यहाँ पर हमें अगर x की वैल्यू बतानी है तो 13 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, जमा 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60, 5 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, तो 13 और 5 18, 18 और 12 कितना होता है, तो 30 होता है। ये हमारा x का वर्टेक्स है। उसी तरीके से 13 इंटू 0 यहां पर लगाएंगे, ठीक है। 12 इंटू 0 तो ये हमारा y हो गया, और 5 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। भाग करेंगे कितने से, तो 12 5 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 के साथ, सीधा का सीधा ही सेंटर। यहाँ पर 60/30 कितना आ गया, 2 आ गया, और 60/30 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 2,2 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। तो इन सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनकी दूरी प्राप्त करनी है, डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस पता करने के बाद इस वाले हमेशा कोऑर्डिनेट को इसके सामने वाले वैल्यू के साथ गुना करेंगे। जैसे इसके x को 13 के साथ, इसके जो है x को जो है 5 के साथ, इसके x को 5 के साथ, इस तरीके से 12 5 इस तरीके से गुना करके, और तब हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ay1 by2 cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो एक और क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं छोड़ देता हूं ताकि आप बनाएं यहाँ पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। जैसे मैंने वर्टेक्स कहा कि हमारा एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का वर्टेक्स 1 3 है, दूसरा जो वर्टेक्स हो गया 2 4 हो गया, तीसरा वर्टेक्स हमारा 4 5 हो गया, और हमें क्या पता करना है, इन सेंटर पता करना है। ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कम से कम इन सेंटर के ऊपर 3 सवाल लगाएंगे, 3 सवाल लगाएंगे कम से कम, तो जाकर इन सेंटर याद होगा। तो परीक्षा में बैठे हुए भी रहेंगे तो बस एक ही बात दिमाग में गूंजेगी, भाई इन सेंटर निकालना है ना, तो पहले डिस्टेंस निकाल ले, और सामने वाले वर्टेक्स को उसके सामने वाले डिस्टेंस के साथ गुना करके जोड़ दो। x का तीनों एक साथ कर देना, y का एक साथ कर देना, वही सेंटर हो गया। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीजों को कंसेप्ट बनाकर समझा जाए तो बहुत आसान है। रट्टा मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे, आप इस बात को ध्यान रखें। निर्देशांक ज्यामिति में यही तो कहानी है, रट्टा मारने वालों की कोई जगह नहीं होती है परीक्षा में, ठीक है। कंसेप्ट जो है जिसने बना लिया तो उसका खेल है, वाह वाह है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ऑर्थो सेंटर की। सेंट्रॉइड निकालना सिखा दिया आपको, कैसे निकालेंगे, तीनों के x को जोड़ के 3 से भाग, तीनों को y को जोड़ के 3 से भाग। फिर उसके बाद इन सेंटर निकालने का तरीका बताया आपको, डिस्टेंस निकाल के वर्टेक्स के सामने का डिस्टेंस के साथ गुना कर देना। फिर हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। तो ऑर्थो सेंटर के लिए जैसे आप मानो कोई भी चीज, जैसे मानो आप देखते हो सिगरेट के डिब्बे पे क्या लिखा होता है, चेतावनी, उसी तरीके से ऑर्थो सेंटर के लिए भी थोड़ी सी चेतावनी हमने डाली है। क्या है वो भी समझ लीजिए। फाइंडिंग ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज वेरी लेंथी, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर हम किसी भी ट्रायंगल, ये वर्ड समझ लेना, ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई नॉर्मल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालने को बोल दे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। जैसे मैंने डेराइव किया था सेंट्रोइड को, जैसे मैंने डेराइव किया इन सेंटर को, अगर मैं ऑर्थो सेंटर को डेराइव करने पे आऊं तो 2-3 पन्ने लग जाएंगे। तो उसके बाद की कहानी क्या है, हमारे लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो इट इज जनरली नॉट आस्क, किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमसे नहीं पूछा जाता है। तो हमसे क्या पूछा जाता है, तो हमसे पूछा जाता है इफ इट विल बी आस्क्ड देन ट्रायंगल विल बी आइदर राइट एंगल्ड और इक्विलेटरल। बस कभी भी ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का या एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का हमसे ऑर्थो सेंटर बतवा दे। नहीं भैया, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, अगर आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है तो इस बात को ध्यान रखें कि आप ऑर्थो सेंटर किसका निकालते हैं। तो या तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल सकते हैं और नहीं तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्योंकि ये देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हुआ,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको एग्जामिनर ऑर्थो सेंटर बोलता है, सेंट्रोइड बोलता है, इन सेंटर बोलता है, तो भैया समझ जाओ कि वो सेंट्रोइड ही कह रहा है। जैसे मानो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स दे दिए और मैंने कहा इसका ऑर्थो सेंटर बताओ, तो ऑर्थो सेंटर बताने का मतलब यहां पर ये हो गया कि ऑर्थो सेंटर नहीं बताना, उसका सेंट्रोइड बताना है। क्या बताना है? सेंट्रोइड बताना है। मैंने कहा उसका इन सेंटर बताओ, तो उसका भैया सेंट्रोइड बताना है, तीनों के एक्स को जोड़ के 3 से। मैंने कहा उसका सरकम सेंटर बताओ, तो सरकम सेंटर नहीं बताना, उसका सेंट्रोइड बताना है। किस केस में? इक्विलेटरल में। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे लिए कोई भी चीजें आसान क्यों हो जाती है? क्यों हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही प्रीफर करते हैं? क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर हम यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो समझो सारा खेल कहां का होता है। 3 बातें होती हैं। पहला बात यहां पर कि इसका जो इंसेंटर होता है वो यहां अंदर होता है और इंसेंटर निकालने का फॉर्मूला बता दिया है। दूसरा, हम यहां पर ये देखते हैं कि जो इसका सरकम सेंटर होता है वो कहां पर होता है? तो सरकम सेंटर हमारे लिए हाइपोटेनस पर होता है। और ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है? तो ऑर्थो सेंटर यहां पर होता है। इसीलिए आपको कभी भी अगर आप आगे चलकर पढ़ेंगे तो आपको जो है ना, कोई भी ट्रायंगल का आपका एग्जामिनर सीजीएल के मेंस में सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर नहीं बोलता है। सिर्फ या तो इक्विलेटरल और नहीं तो राइट एंगल। इक्विलेटरल में जो सेंट्रोइड है वही इन सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सरकम सेंटर है। यानी जो केंद्रक है वही परिकेंद्र है, वही अंतः केंद्र है। ठीक है, और समझ में आ गया? वही परिकेंद्र है, वही अंतः केंद्र है। और इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना होता है? तीनों हमें यहाँ वर्टेक्स बनाने होते हैं ABC। हमारा एग्जामिनर ऐसे बना के थोड़ी देगा, वो तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दे देगा आपको। अब इस 3 कोऑर्डिनेट की मदद से आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। बनाएंगे कैसे? तो 2 तरीके से। या तो आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके बना ले, और नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर ले। तीनों का दूरी निकाल दे, AB BC AC, और आप देखेंगे किन्हीं 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। उस तरीके से आपको इसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के वर्टेक्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर ऑर्थो सेंटर बताना है तो आपको ये वर्टेक्स वाला पॉइंट B वाला जो भी आंसर होता है, यहां जो भी मान होता है, ठीक है, वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। और अगर हमें सरकम सेंटर बताना है तो इन 2 वर्टेक्स का मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर, उससे हम बता पाएंगे। और इन सेंटर के लिए तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे ही दिया है। तो मेरी बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? सभी कुछ हमें नहीं पढ़ना, कुछ लिमिटेड चीजें पढ़नी है। तो यही बात ये चेतावनी कहती है ऑर्थो सेंटर में कि बेटा तुम परेशान मत हो। ठीक है, तुम्हें अगर ऑर्थो सेंटर हम देंगे तो ज्यादा से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल के लिए। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दे दिए तो ये वाला वर्टेक्स जिसपे 90 का कोण बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, और अगर हम तुमको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देके सरकम सेंटर पूछे तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो बहुत अच्छी बात है, इतना तो ज्योमेट्री में पढ़कर आए होगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 61 को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर P, Q एंड R। और यहां पर साथ में सवाल में ये भी कह दिया है कि राइट एंगल कहां पर बना हुआ है? P पर बना हुआ है। तो मुझे बता दो ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा। अब देखो, अगर कोई बच्चा होता जो बेचारा पढ़कर नहीं गया होता, या उसको ऑर्थो सेंटर को उसने स्किप कर दिया होता, अरे टफ है हम नहीं देखेंगे, तो बेचारा आंसर दे पाता। 1 सेकंड का सवाल है। सवाल में आपका एग्जामिनर साफ बोला है कि P पर राइट एंगल बन रहा है, और हमें ये बात अच्छे से पता है कि जिस पर राइट एंगल बनता है वही हमारा क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। यानी यहाँ पर सीधा सवाल को देखो, P का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,4। तो इस सवाल का उत्तर भी 3,4 होगा। बात खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा का सीधा नोट में लिखो यहाँ पर कि जहां राइट एंगल बनेगा, ठीक है, जिस वर्टेक्स पर राइट एंगल बनेगा, जिस वर्टेक्स पर ठीक है, वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनेगा वही ऑर्थो सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर होगा। सीधा सा बात है भैया, ये तो हम जानते हैं, ज्योमेट्री में इतना पढ़ते हैं, डेली आपको जो है ज्योमेट्री करा रहे हैं, तो उसमें आप देख ही रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से एक बातों को हम समझा रहे हैं। तो बस अगर राइट एंगल P पर बना है तो P ही हमारा क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा। समझ में आ गया बात? अब अगर मानो कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, जैसे मानो आपको यहाँ पर कह दिया, ठीक है, कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पता करना है, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, और बोले कि इसका
लंब केंद्र पता करना है। तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वही इन सेंटर होता है, वही सरकम सेंटर होता है, वही सेंट्रोइड होता है। यानी अगर हमसे बोलता है ऑर्थो सेंटर पता करने को, लंब केंद्र पता करने को, तो हम सीधा का सीधा इसका केंद्रक बता देंगे। जो इसका केंद्रक होगा, जो इसका सेंट्रोइड होगा, वही इसका ऑर्थो सेंटर होगा। समझ में आ गया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी के सभी एक ही पॉइंट पर होते हैं, यही ऑर्थो सेंटर, यही सेंटर, वही सरकम सेंटर, सब कुछ। तो यहां पर अगर हमें इसका ऑर्थो सेंटर बताना है तो कुछ नहीं करना, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड निकालने का तरीका, तीनों के एक्स को जोड़ के 3 से भाग, 2 प्लस 0 और 0 प्लस 4 कितना हो गया? 6। 6 को 3 से भाग करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2। उसी तरीके से -3 -6 में 9 को जोड़िए 3 और 3 को 3 के साथ भाग करिए तो 1, यानी आंसर कितना आएगा? 2,1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब हम पढ़ते हैं क्या? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर, जैसा कि आपने देखा कि सरकम सेंटर क्या होता है, आपको ज्योमेट्री में मैंने पढ़ा रखा है कि सरकम सेंटर हम उसे कहते हैं जहां पर हमारे सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा सरकम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? तो वो हमारा सरकम सेंटर कहलाएगा। ये बात हमें अच्छे से पता है। ठीक है, और बात क्या होती है यहाँ पे कि तीनों का सरकम सेंटर जो है, देखो यहाँ पर सरकम सेंटर निकालोगे तो वो भी बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, आराम से निकाल लोगे। प्रूफ करने जाओगे तो देखो यहाँ पे, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप मुझे बताओ ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा। तो x2 और x3 से आप इसका x का मान निकाल लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया है और हमें ये पॉइंट पता है, लेकिन हमें ये सीधी की सीधी रेखा का मान नहीं पता। हो सकता है ये लाइन यहाँ से गुजर जाए, हो सकता है ये लाइन यहाँ से गुजर जाए, कहीं से गुजर जाए। ठीक है, तो उस केस में हमें स्लोप का सहारा लेकर इनको प्रूफ करना पड़ेगा और इनको निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसा हमने यहाँ पर ऑर्थो सेंटर में एक चेतावनी पढ़ी थी, वही चेतावनी हमें ध्यान रखनी है किसमें? सरकम सेंटर में। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम में अगर हमें ऑर्थो सेंटर पूछा जाता है तो या तो राइट एंगल ट्रायंगल का, नहीं तो इक्विलेटरल का, उसी तरीके से हमारा सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र भी पूछा जाता है। तो या तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल का पूछेंगे, ठीक है, या तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल का पूछेंगे, और नहीं तो आपको ये इक्विलेटरल का पूछेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का पूछेंगे। इसके अलावा वो नॉर्मल ट्रायंगल का पूछ ही नहीं सकते, उनको भी ये बात पता है कि आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। तो जैसे मानिए यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया, ठीक है, अगर हमसे राइट एंगल ट्रायंगल का पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ पर होता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यानी हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारा सेंट्रोइड होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा परिकेंद्र यानी और सरकम सेंटर होता है। माफ करिएगा, ये ऑर्थो सेंटर नहीं, यहाँ पर मुझे सरकम सेंटर लिखना था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया। सरकम सेंटर समझ में आ गया। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है? तो सरकम सेंटर होता है। और यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होगा वही क्या होगा? सरकम सेंटर होगा। तो जरा इस पॉइंट को समझो। यहाँ पे हमें तीनों के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है? तो पी पर। तो भैया पी पर राइट एंगल बन रहा है तो पी को लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मानो यहाँ पर हमारा राइट एंगल यहाँ बन रहा है, इसको जरूरत नहीं है। इन दोनों का मिड पॉइंट ही क्या कहलाएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट हमारा सरकम सेंटर कहलाएगा, यानी क्यू और आर का मिड पॉइंट। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर 7 है और 3 है, 7 और 3 10, 10 का मिड पॉइंट कितना होता है? तो 10 को 2 से भाग कर दो, 5 हो गया। 4 और 8 12, 12 का मिड पॉइंट कितना हो गया? तो 6 हो गया। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर? 5,6। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। कभी भी परिकेंद्र बोलेगा तो परिकेंद्र के लिए 90 को छोड़कर बाकी दोनों भुजाओं का मिड पॉइंट वही हमारा क्या होता है? परिकेंद्र होता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 64 को देखो। क्वेश्चन नंबर 64 माफ करो, ठीक है 64 नहीं है। अगर मानो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स दे दिए जाए और बोला जाए कि बताओ उसका परिकेंद्र क्या होगा, तो जो उसका सेंट्रोइड होगा वही उसका परिकेंद्र होगा। ठीक है,
समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, तो सेंट्रोइड निकालना है, समझ में आ गया ना? अगर मैंने कुछ बात गलत वलत बोल दी हो तो दोबारा से सुन लो मैं क्या कहने वाला हूं, दोबारा से समझ लो। मैं चारों सेंटर्स को आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? अब हमें एरिया ऑफ पॉलीगन पढ़ना है, मैं दोबारा से सारी बातें समझा देता हूं। हमने कितने सेंटर्स पढ़े? जैसा कि आपको ज्योमेट्री में मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा है कि एक त्रिभुज के 4 सेंटर होते हैं। पहला सेंटर उसका सेंट्रोइड होता है, फिर उसके बाद इन सेंटर, फिर उसके बाद सरकम सेंटर, फिर उसके बाद ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पर मीडियन मिलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। इन सेंटर कहाँ होता है? जहां पर सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां पर सारे के सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं। और सरकम सेंटर क्या होता है? जहां पर सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड को निकालने का तरीका, तो सेंट्रोइड को निकालने का तरीका होता है तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग कर देना, यानी x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद बात करते हैं इन सेंटर की यानी अंतः केंद्र की, तो अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक को जोड़ने से बनता है। उसका फॉर्मूला इन सेंटर का मैंने आपको बताया है कि अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से a निकालिए, b निकालिए, c निकालिए। अगर आपको x का मान बताना है तो a को x1 के साथ गुना करिए, b को x2 के साथ गुना करिए, c को x3 के साथ गुना करिए और भाग कर दीजिए a जमा b जमा c के साथ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, और उसी तरीके से आपको y के भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर का हो गया, तो ऑर्थो सेंटर हमारा या तो राइट एंगल का पूछता है, नहीं तो इक्विलेटरल का। इक्विलेटरल में जो सेंट्रोइड है वही ऑर्थो सेंटर है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर वो जहां 90 का कोण बनता है ना, जो 90 वाला वर्टेक्स होगा ना, वही उसका ऑर्थो सेंटर होगा। समझ में आ गया? और लास्ट आता है हमारा सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। सरकम सेंटर, बिल्कुल सरकम सेंटर को ही परिकेंद्र कहते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल। तो सरकम सेंटर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? तो सरकम सेंटर के बारे में हमने अच्छे से जाना कि हाइपोटेनस, यानी देखो 2 चीजें पूछी जाएंगी, या तो इक्विलेटरल नहीं तो राइट एंगल में। इक्विलेटरल में पूछा जाएगा तो जो सेंट्रोइड है वही है, लेकिन राइट एंगल में पूछ दिया गया तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हमारा सरकम सेंटर कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। कर्ण की जो मध्य बिंदु है वो कहलाएगी। समझ में आ गया? चारों सेंटर के बारे में एक एक बात क्लियर हो गई शुरू से लेकर अंत तक। इसलिए मैंने कहा था इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लोगे ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। 99% क्राउड से आप किसी भी दिन रैंडमली पूछ लो, ले भाई ये ट्रायंगल है ऑर्थो सेंटर बता दे, कंफ्यूज है बंदा। इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन आज से आपको पता होगा क्योंकि आपने उसको अच्छे से सीखा है। चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, उसी तरीके से अभी आप पढ़ने वाले हैं कोई भी पॉलीगन का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है। तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो आपको सीखना है। और सबसे बेस्ट मेथड क्या है? तो मैंने बताया ना कल आपको, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कि देखो अगर जैसे मानो यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है, मानो यहाँ ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया देखो वर्टेक्स क्या क्या होंगे, तो बोलोगे सर x1 होगा, y1 होगा, फिर उसके बाद x2 और y2, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके पास x3 होगा, y3 होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो वर्टेक्स है वही लिखना है। फिर पहले वाले को क्या कर दो, रिपीट कर दो, यहाँ पे x1 y1 को यहाँ पर लगा दो मॉड और लगा दो बाहर में आधा, लगा दो बाहर में आधा, ये आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना, x वाले को इसके साथ देखो, इसका गुना इसका गुना इसका गुना, इन तीनों को आपस में जोड़ना। फिर उसके बाद जो है हरे वाले के बाद ब्लू वाले को आपस में गुना करके जोड़ देना और दोनों का अंतर ले लेना। ठीक है, यहाँ पर हरे वाले को जोड़कर उसका हरे वाले का जोड़ और ब्लू वाले का जोड़ का अंतर ले लेना है और उसको भाग कर देना है आधे के साथ, वो एरिया हो जाएगा। तो अगर ये ट्रिक हम ट्रायंगल में लगा पा रहे हैं तो क्या ये ट्रिक हम क्वाड्रिलेटरल में लगा पाएंगे, या पेंटागन या हेक्सागन या ऑक्टागन या कोई भी पॉलीगन हो उसमें लगा पाएंगे? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अगर कल के दिन आपका कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी आपका एग्जामिनर दे देता है तो भी आपको परेशान होने की बात नहीं है। उसको बोलो भैया तुम हमको सवाल हार्ड दो ना, हमारे सर तो हमको सब कुछ पढ़ाए हैं, कुछ छोड़े ही नहीं हमारे लिए हमारे सिलेबस में कि तुम ऐसा कुछ पूछ दो जो हमको नहीं पढ़ाया गया हो। हमको सब कुछ पढ़ाया गया है, तुम कुछ भी पूछोगे हम आंसर दे देंगे, बस बात खत्म। तो मानो कल के दिन आपका क्वेश्चन आपका एग्जामिनर यहाँ 4 वर्टेक्सेस के दे देता है और बोलता है इसका क्षेत्रफल बताओ, तो बहुत बच्चे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं। कुछ ऐसे कर लेंगे, इस पार्ट का निकाल देंगे, इस पार्ट का निकाल देंगे, यहाँ इसका ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। वैसा एकदम बकवास वाला काम मत करो, बेकार काम होता है। ठीक है,
कुछ वैसा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहां पर लिखो हाफ। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट हैं तो पहला x1 आएगा, y1 आएगा, x2 आएगा, y2 आएगा, फिर x3 आएगा, y3 आएगा और x4 आएगा यहां पर। ठीक है, और यहाँ y4 आएगा और पहले वाले को क्या मार दो, पहले वाले को रिपीट मार दो यहाँ पे, बस कोई दिक्कत की बात नहीं। जो ट्रिक यहाँ लगाते थे कि आमने सामने गुना करना है वहीं यहाँ भी लगाना है, तो एक बार सभी ब्लू वाले को जोड़ देना, फिर एक बार सभी हरा वाला को गुना करके उनको जोड़ देना, दोनों का अंतर लेके हाफ से भाग कर देना, वो आपका एरिया निकाल देगा। क्या चाहिए बताओ, एक टेक्निक ऐसा जो हर पॉलीगन के एरिया को निकालने में सफल हो, वही टेक्निक आपको सीखना है। ठीक है, ना कि अलग अलग 10 तरह की परिभाषाएं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, जहां पर उसका वर्टेक्स ए है इतना, बी है इतना, सी है इतना, डी है इतना। आप बताइए कैसे बता पाएंगे, उसका एरिया कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना, आपने कहा, सर ने कहा है हाफ लिखने को, हाफ लिख देंगे और सारे कोऑर्डिनेट को लिखते चलो। पहला कोऑर्डिनेट 2 9 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 2 1 है, तीसरा कोऑर्डिनेट 6 4 है, चौथा कोऑर्डिनेट 4 9 है और फिर दोनों को वापस से क्या मार दो, वापस से रिपीट मार दो। 2/9 मत लिख देना, 2 9 लिख देना, रिपीट मार दिया, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? आप क्या करो, आधा को आधा रहने दो, ये हमारा मॉड्यूलस है। 2 × 1 कहाँ बोलोगे 2, 2 × 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 6 को 9 के साथ गुना करोगे तो 54 हो जाएगा और 4 को 9 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे 36 हो जाएगा। सभी इनको एक साथ रखो, फिर उसके बाद जरा रेड वाले को गुना करो। 9 को 2 के साथ गुना करोगे तो माइनस यहाँ लगा देना 18, 1 को 6 के साथ गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, 4 को 4 के साथ गुना करोगे तो 16 और 9 को 2 के साथ गुना करोगे तो 18। यहाँ पर समझ में आ गया मेरी बात? यहाँ मॉडुलस लगा देंगे, बस हाफ खत्म यहाँ पे। अब देखो 36 हो गया और यहाँ देखो 8 2 10, ठीक, 50 30 80 90, 90 और 10 कितना हो गया, तो हमारा यहाँ 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 18 18 36, 36 और 6 42, ठीक है, 42 10 52, 52 6 58, 100 में से 58 गया, 100 में से 58 जाएगा तो कितना, 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा, तो 21 यूनिट यहाँ पर हो जाएगा। 21 स्क्वायर यूनिट इज द correct answer. 21 square units is the correct answer. Option number D for Devsena. D for Devsena is the correct answer भाई। ठीक है, बताइए क्लियर है? एक बार क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया था। इसी तरीके से हम आपको 5 सवाल देते हैं जो आपको घर से करके लेके आने हैं। ठीक है, और आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करना है। चारों के चारों वर्टेक्स में दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे ये 4 क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल करके एक हमें क्या बनाया गया है, 4 कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, तो इसका एरिया पता करो कितना होगा। दूसरा -1 -2, ठीक है, -3, -5, 1, 6, ठीक है, 0, 7, ये हो गया। तीसरा सवाल हो गया आपके लिए, ठीक है, 1 3 5 6, ठीक है, -1 -3, ठीक है, 0, 0, ये 4 क्वाड्रिलेटरल हो गए हमारे। ठीक है, 3 ही सवाल दे रहा हूं, चलो तीनों का क्या पता करना है, तो तीनों का आपको जो है एरिया पता करना है कि एरिया कितना होगा। क्योंकि इस पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप वो फॉर्मूला को अपने दिलो जान से नहीं लगा पाओगे, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से तीनों सवालों को प्रैक्टिस करना है। ठीक, चलिए, उसके बाद हमें जो पढ़ना है हमारे पेपर के लिए वो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। इससे सवाल प्री में भी आता है, इससे मेन से भी आता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा सर्कल, जिसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगी खत्म। ठीक है, रिफ्लेक्शन में भी देखो तो अगर जाओगे तो बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता रिफ्लेक्शन में करना क्या होता है, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से हम समझाते हैं। रिफ्लेक्शन में 2 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये होता है कि आपको कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, कोई भी एक पॉइंट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन क्या होगा और वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये पहला तरह का सवाल
सवाल होता है। और दूसरा तरह का सवाल क्या होता है कि वो रिफ्लेक्शन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं पूछा जाता है, वो एक्स बराबर एक लाइन दे दी जाती है, जैसे मानो एक्स बराबर 3 एक लाइन है, उस लाइन पर उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, या एक्स बराबर 5 है, उस लाइन पर रिफ्लेक्शन क्या होगा। यानी रिफ्लेक्शन पर दो तरह के सवाल बनते हैं, रिफ्लेक्शन पर दो तरह के सवाल बनते हैं। एक उसका रिफ्लेक्शन अगर एक्सिस पर कराया जाए तो, और दूसरा उसका रिफ्लेक्शन एक लाइन पर कराया जाए तो। यानी यहाँ पर तो एक्सिस पर कराया जाएगा तो पहले हम ऐसे सवालों को देखेंगे, फिर उसके बाद लाइन पर उसका रिफ्लेक्शन करवाया जाएगा तो हम वहां पर उसका सवाल देखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब, बिल्कुल। तो जैसे मानो अब एक्सिस पर भी करवाया जाएगा तो कितने एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस होते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, दूसरा हमारा वाई होता है। लाइन पर भी करवाया जाएगा तो दो तरह के लाइन होंगे, एक एक्स बराबर ए और दूसरा वाई बराबर मान लो बी करके। तो ये हमें टोटल 4 तरह से रिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है। ओरिजिन पर भी रिफ्लेक्शन पूछा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो जरा रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स को हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन को हम कैसे बना सकते हैं और कैसे नहीं बना सकते हैं। चलिए, तो रिफ्लेक्शन में देखिए कि एक्स एक्सिस में बिंदुओं का प्रतिबिंब और वाई एक्सिस में बिंदुओं का प्रतिबिंब। जैसे मानिए हमारा एग्जामिनर हमें क्या कहता है, हमारा एग्जामिनर जैसे मानो बोलता है कि ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, यह कार्टेशियन प्लेन है यहाँ पे, और तुमको मैंने एक पॉइंट दे दिया, मान लो 2,3। 2,3 कहाँ पर हो गया, तो यहाँ से 1 2 और 3 मान लो यहाँ पर। ठीक है, प्लेन ही बनाकर ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा, प्लेन के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमें एक पॉइंट दे दिया गया है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें दे दिया गया है, ये 2,3 दे दिया गया है पॉइंट, और बोला गया है ये 2,3 है ना, इसका रिफ्लेक्शन बताओ। कहां पर रिफ्लेक्शन इसका पूछा जा सकता है माय डियर, तो इसका रिफ्लेक्शन दो जगह पूछा जा सकता है, या तो इस एक्स एक्सिस पर पूछा जाएगा और नहीं तो इस वाई एक्सिस पर। तो रिफ्लेक्शन का मतलब बस इतना समझ लो, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी परछाई। परछाई कब बनता है, जब आपके सामने कोई शीशा हो। ठीक है, आप अपने आप का प्रतिबिंब कहाँ देख पाएंगे, शीशे में देख पाएंगे। एक और चीज आप देखेंगे, बचपन में जो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा और वहां पर जब आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होती है, इमेज की भी दूरी उतनी ही होती है। यानी ये पॉइंट अगर मानिए एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर दूर है, और मैं आपको क्या कहता हूं, मैं कहता हूं इसका प्रतिबिंब बताओ। प्रतिबिंब का मतलब जहां पर बोले वहां पर एक आईना को रख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कहता है कि एक्स एक्सिस पर इसका बताओ कि एक्स एक्सिस पर इसका जो है रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस आईना है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, तो बोलोगे सर 3 यूनिट दूरी है, तो इमेज जो बनेगा वो पीछे बनेगा और वो भी 3 यूनिट दूर बनेगा, यानी 1 2 और 3, मतलब वो यहां पर बनेगा। ठीक है, यहां से यहां पर इसकी दूरी कितनी है, देखो यहां पर ये दूरी कितनी है, तो बोलोगे सर 1 और 2, तो यहां पर भी इसकी दूरी कितनी बनेगी, 2। यानी एक्स एक्सिस पर बनाना है तो कुछ नहीं करना, अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर है तो 5 नीचे लेके आ जाओ, 50 ऊपर है तो 50 नीचे लेके आ जाओ। तो यहां पर आपने देखा कि x का मान 2 था, y का मान 3। यहां पर भी देखो तो x का मान कितना है, तो 2 है, लेकिन y का मान कितना है, तो -3 है। यानी हमने एक बात सीखा कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट का x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन बनाते हैं तो इसका x सेम होता है और y में क्या आ जाता है, तो साइन बदल जाता है। y में क्या आता है, तो साइन बदल जाता है। समझ में आ गया मेरा बात। जैसे मानो मैंने यहां पर एक और पॉइंट ले लिया, मैंने मान लो x 7 ले लिया और y को मैंने 6 ले लिया, 7,6 ले लिया। अब 7,6 हमारा मान लो दूसरा पॉइंट है, और इस पॉइंट का मैं क्या चाहता हूं, रिफ्लेक्शन चाहता हूं। मैंने कहा यहां पर तुम शीशा को रख दो, ये देखो कितना ऊंचा ऊपर जा रहा है, तो बोलोगे सर 6 यूनिट ऊपर जा रहा है, तो नीचे भी 6 यूनिट आना, यहाँ पे आना। फिर मैंने कहा देखो कितना दूर है, तो बोलोगे 7, तो यहाँ पर भी 7 यूनिट आ जाओ। मतलब ये अगर पॉइंट यहाँ है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, एक्स तो सेम रहेगा, वाई के साइन में बदलाव आ जाएगा। यानी जब भी एक्स एक्सिस पर हम रिफ्लेक्शन लगाते हैं तो उसका एक्स सेम होता है और उसके वाई के साइन में परिवर्तन आ जाता है। बस जो बात मैंने अपने जुबान से कही है वही बात आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कि एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में एक्स सेम होता है और वाई का साइन बदल जाता है। नोट कर लो यहां में। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे। ठीक है, नोट बना लो, नोट बना लो, और नोट में 1 नंबर बात डालो। ठीक है, कि एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन पे, एक्स एक्सिस के का
का कोऑर्डिनेट में x सेम होगा तथा y में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात क्लियर है? बड़ा प्यारा पॉइंट है आपका। ठीक है, अब जैसे आपके सामने मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो तथा y एक्सिस का साइन बदल जाएगा। ठीक है, y एक्सिस का, ठीक है, y कोऑर्डिनेट का साइन बदल देंगे, y का साइन चेंज होगा, बस बात खत्म। y अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे ये सवाल देखिए, ये सभी के सभी रिफ्लेक्शन बताने हैं और किस पे बताने हैं? इन x एक्सिस पे। आपके सवाल में कहा गया है ना, फाइंड द रिफ्लेक्शन, किस पे? तो इन x एक्सिस। यहां मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इन द x एक्सिस। एक्स एक्सिस में इनका क्या बताना है? तो रिफ्लेक्शन बताना है। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर अगर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर बताना है तो इसका अगर 2 है तो इसका क्या होगा? इसके आंसर में 2 जो है वो सेम रहेगा और 5 में क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। यहां पर रिफ्लेक्शन बताना है एक्स में, तो एक्स के रिफ्लेक्शन में एक्स सेम रहेगा और इसके साइन में बदलाव आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। यहां पर भी हमारा जो एक्स है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, यहां पर कोई समस्या की बात नहीं है। और वाई के साइन में क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा, -5 -2। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात यहाँ पे बताइए। ठीक, अब अगर मानिए कि हमारा ये रिफ्लेक्शन x एक्सिस में है तो हमारा रिफ्लेक्शन y एक्सिस में क्या होगा? जरा गौर से देखो। अगर ये रिफ्लेक्शन आप जो बना रहे थे, ठीक है, अगर यहां पर ये x एक्सिस का रिफ्लेक्शन था, अगर ये x एक्सिस का रिफ्लेक्शन था, तो जरा मुझे बताओ यहां पर अगर मैं सेम सवाल का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में बनाऊं, सेम सवाल का रिफ्लेक्शन अगर मैं y एक्सिस पे बनाऊं, जैसे मानो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये पॉइंट है हमारा और ये पॉइंट का नाम क्या है? तो मैंने कहा ये पॉइंट हमारा मान लो 4,2 है, ये पॉइंट हमारा 4,2 है और मैंने कहा है कि अब आपको शीशा x पर नहीं रखना है, अब आपको शीशा यहाँ y पर रखना है और y पर आप क्या करेंगे? इसका रिफ्लेक्शन करेंगे। आप बोलेंगे सर शीशा यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे मानो आपका रिफ्लेक्शन कहाँ बनाना है आपको? आपका जो शीशा रखा गया है, देखो यहाँ पे आपका जो शीशा रखा गया है ये y पर रखा गया है। अब y पर रखा गया है तो ये चीज को आप देखोगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इस साइड बनेगा, एकदम y के पीछे। x पर शीशा रखते हैं तो ऊपर वाला नीचे बनता है, यहाँ पर रखते हैं तो राइट लेफ्ट में या लेफ्ट राइट में बनेगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, y पर रख रहे हैं, y पर रख रहे हैं तो यहां से यहां कितना चले थे? 4, तो यहां से यहां भी चलेंगे 4। यहां से यहां ऊंचा कितना है? 2, तो यहां से यहां ऊंचा भी कितना होगा? 2। मतलब हमारा ये रिफ्लेक्शन बनेगा और ये रिफ्लेक्शन इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x कितना है? -4 और y कितना है? 2। तो यहां पर हमने एक बात को सीखा कि अगर हम यहां पर y एक्सिस का रिफ्लेक्शन बना रहे हैं तो y एक्सिस के रिफ्लेक्शन में हमारा y नहीं बदल रहा है लेकिन x का साइन बदल जाता है। y नहीं बदल रहा है लेकिन x का साइन बदल जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन में क्या सीखा? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हमने ये सीखा, देखो पॉइंट नंबर 1 हमने ये सीखा कि x एक्सिस के रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट में x सेम होगा तथा y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने सीखा है कि y एक्सिस के रिफ्लेक्शन में क्या लिखेंगे? y एक्सिस के रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट, प्रतिबिंब का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट में y सेम रहेगा तथा x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। समझ में आ गया बात? x सेम होगा और y का जो साइन है वो क्या बदल जाएगा? y सेम होगा, x का साइन क्या होगा? बदल जाएगा। तो जैसे मानो अब हमारा दूसरा सवाल है, इन सभी पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन कहाँ पूछा गया है? इन सभी पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन हमसे y में पूछा गया है। तो हम क्या बता पाएंगे? y एक्सिस में क्या इनका हम रिफ्लेक्शन बता सकते हैं? बताओ। तो आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है, पॉइंट्स इन द y एक्सिस।
तो बताइए, y एक्सिस में जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसका y नहीं बदलता, लेकिन उसका x का साइन बदल जाता है। मान किसी के नहीं बदलते, मान सेम रहते हैं, बस साइन बदल जाता है। y में बोला गया है तो x का साइन को बदलना, x का साइन -2, y हमारा सेम रहेगा। यहां पर करेंगे तो x का साइन बदल देंगे -3, y हमारा सेम रहेगा। x के साइन को बदल देंगे, -3 को 3 कर देंगे, y जितना है वो सेम रहेगा। ठीक है, -4 वाले को कितना कर देंगे, -4 वाले को 4 कर देंगे, y सेम रहेगा। -7 वाले को 7 कर देंगे, y हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गया? x एक्सिस का रिफ्लेक्शन, y एक्सिस का रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हुआ अच्छे से? बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल दिया गया है, बोला गया है बताओ पॉइंट A है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 5,4 है, इसका x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन बताओ। तो x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन बताने के लिए हमें एक बात अच्छे से पता है कि बेटा तुम्हारा x तो नहीं बदलेगा, लेकिन y का साइन हम बदल देंगे। तो इसका आंसर खुद आप लोग बताओ कितना होगा। x 5 रहेगा और y -4, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 66 जो आपके पेपर में पूछा गया, बोला गया कि बताओ इस पॉइंट का y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन, y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन बताओ कितना होगा। तो बहुत आसान, y एक्सिस पर बताना है तो इसका y सेम रहेगा, यानी 4 है तो 4 होगा, x के साइन में बदलाव आ जाएगा, यानी -5,4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर, ठीक है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बता दो। तो x एक्सिस और y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिफ्लेक्शन दो जगह पर पढ़ना होता है। एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है एक्सिस पर, दूसरा पढ़ना होता है लाइन पर। एक्सिस में दो एक्सिस पर होता है, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, जो दोनों हमने कवर कर लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, यदि लाइन पर रिफ्लेक्शन करवाया जाए तो लाइन पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा। अगर हम किसी लाइन पर करवाएं तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा। यही बात कहा गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स इन द लाइन, किसी लाइन पर अगर हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाएं तो कैसे होगा। जैसे आपके सामने मैं एक छोटे से सवाल के साथ, ठीक है, आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सवाल नहीं, आपको फोटो के साथ क्लियर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखिए, जैसे मानिए यहां पर एक कोऑर्डिनेट को हमने बनाया है, ठीक है, यहां पर, ठीक, मुझे लगता है यहां से है ना, इसको हटा देना चाहिए। अगले पेज पे बताता हूं। इसमें बस ये दो बातें समझनी होती है। पॉइंट नंबर ए जो बात समझनी है, फर्स्ट नंबर पॉइंट, कि यदि वो लाइन x बराबर a हो तो क्या होगा, और यदि वो लाइन हमारा y बराबर a हो तो क्या होगा। ठीक है, x बराबर a, y बराबर a, x बराबर a, अभी कुछ भी हो तो क्या होगा। जैसे हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, जैसे हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और मैंने कहा x बराबर 3। जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट है, पहले ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मान लो कौन सी पॉइंट हमने बना दी, मान लो ये हमने पॉइंट बना दी, ठीक है, 6,4, और ये 6,4 का जो है, ना हमको रिफ्लेक्शन x एक्सिस के हिसाब से चाहिए, ना हमको रिफ्लेक्शन y एक्सिस के हिसाब से चाहिए। ठीक है, हमको जो इस लाइन का या इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए ना, ये जो हमको पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए, ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमको देखो, आपका एग्जामिनर कहेगा कि x बराबर 3 ले लो। तो x बराबर 3 कभी भी कोई भी लाइन ड्रॉ करना होता है तो x बराबर अगर मुझे a ड्रॉ करना है तो याद रखना x से a यूनिट बढ़ेंगे, जितना यूनिट बोलेगा उतना यूनिट बढ़ेंगे और वो y के पैरेलल होगा। और अगर जैसे मानो मैंने कहा x बराबर 5, तो x बराबर 5 जाएंगे और ये लाइन को ऐसे खींचेंगे। y बराबर 3 बोलेगा तो y बराबर 3 जाके इसको ऐसे खींचेंगे। ये पता है लाइन कैसे बनाया जाता है, बताओ। तो जैसे मानो हमारा एग्जामिनर कहता है कि x बराबर 2 पे रिफ्लेक्शन देखो, तो x बराबर 2 का मतलब 1 और 2, यानी यहाँ पर एक रेखा आ रही होगी और उस रेखा का जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, जरा देखो, x बराबर 2 वाली जो रेखा होगी वो यही होगी। ठीक है, x बराबर 2 वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, यही रेखा होगी यहाँ पे। और इस पॉइंट का इस रेखा पर रिफ्लेक्शन बताना है। अब इस पे रिफ्लेक्शन बताना है तो यूं समझ लो कि आपका जो शीशा है वो कौन है, यही रेखा है। ठीक है, मतलब अब आपका एग्जामिनर आपके एक्सिस को मानेगा नहीं, वो बोलेगा तुमको हम एक अलग से लाइन दे रहे हैं, उस लाइन पर तुम हमको रिफ्लेक्शन बताओ, उस लाइन पर तुम हमको रिफ्लेक्शन बताओ, उस लाइन पर रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो बोलोगे सर कोई बात नहीं, ये जो लाइन है ये लाइन कितना है, तो ये लाइन हमारा x बराबर 2 है। ठीक है,
अब मानो ये लाइन आपका क्या हो गया, शीशा हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको रिफ्लेक्शन बनाना है, तो पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू बताते हैं, फिर उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। तो आप बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट देखो तो x से कितने की दूरी पर, तो ये वाला पॉइंट हमारा x से 6 की दूरी पर है, ठीक है। और ये लाइन कितने की दूरी पर है, 2 की दूरी पर, यानी लाइन और उस पॉइंट में x की दूरी कितनी है, यहां पर ये x की दूरी हमारी 4 यूनिट है। अगर ये 4 यूनिट है तो पीछे भी कितना यूनिट हमें जाना पड़ेगा, 4 यूनिट, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कोई भी रिफ्लेक्शन बनता है तो वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप कहीं पर भी, जैसे मानो यहां भी रिफ्लेक्शन बनाओगे तो यहां बनेगा, तो ये जो पॉइंट होगा ना बीच में एक्सिस, ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो यहां पर हमने जैसा देखा ये पॉइंट यहां है, तो ये जो बीच में जो लाइन पर पॉइंट बनेगा ये हमेशा क्या होगा, वो लाइन वाला पॉइंट हमेशा से इस बात को ध्यान रखेंगे मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यहां से अगर हम 4 यूनिट इधर बढ़े हैं तो हमें पीछे भी कितना बढ़ना पड़ेगा, 4 यूनिट बढ़ना पड़ेगा। 2 यूनिट से 0 पे आ जाएंगे, 2 यूनिट घसकेंगे तो कहां आ जाएगा, -2, ठीक है। और y के हाइट पर कितना है, y पर हमारा 6 है, तो y हमारा कितना रहेगा, y हमारा सेम रहेगा। y हमारा कितना रहेगा, तो y हमारा सेम रहेगा। कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए आप हमको, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। अब जरा एक बार कोऑर्डिनेट देखते हैं, और क्या हम सवाल को बिना फोटो ड्रॉ किए बना सकते हैं क्या? जैसे इसका कोऑर्डिनेट 6,4 था, x बराबर 2 बोला था, तो x बराबर जब 2 बोला था तो भैया x का तो मान 2 लेंगे ही लेंगे, और y का मान कितना होगा, तो 4 होगा। समझ में आ गया? x बराबर 2 लेंगे, y का मान 4 रहेगा, y का मान नहीं बदलेगा, बस आप x के साथ फोकस करो, ठीक है। y का मान 2। अब देखो यहाँ पर आपका जो है ना ये मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है ये लाइन मिड पॉइंट है, लाइन का मिड पॉइंट 4 होगा। आप खुद बताओ 6 में से कितना घटाओगे? देखो आप समझो, यहाँ पे आपने क्या किया, -2 में आपने 6 को जोड़कर आपने उसका आधा किया, 6 में से 2 गया तो 4, 4 का आधा कितना आया, तो जाकर ये मिड पॉइंट आया। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि मान लो मुझे ये यहाँ पीछे का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो 6 का 2 गुना कितना हो गया, बताओ यहाँ पे? तो बोलोगे सर 6 का, देखो यहाँ पर अगर मानो ये पॉइंट हमारा x है और कॉमा यहाँ पर मान लो y है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये कह रहा हूं कि ये जो x का मान होगा, हम क्या करते थे, x में 6 जोड़कर आधा करते थे, तो हमारा ये लाइन आता था, हमारा ये लाइन आता था। तो हमें कुछ नहीं करना, जो उस लाइन का कोऑर्डिनेट है इसके 2 गुने में से इसको घटा देना है, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। बस यहाँ देखो 2 का 2 गुना 4 है, 4 में से 6 को घटा दो, तो 4 में से 6 को घटा गए तो -2, और 4 आएगा तो 4 सेम रहेगा। यानी जब भी हमें x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन निकालना होगा, जब भी हमें x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन निकालना होगा, तो उस लाइन के डबल में से उस कोऑर्डिनेट को घटा देंगे, सबसे आसान तरीका। जैसे आपको समझाएं हम यहाँ पे, तो जैसे मानो मैंने कहा फाइंड द रिफ्लेक्शन, ठीक है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स of the following coordinates on x बराबर 5। x बराबर 5 पे दिए गए कोऑर्डिनेट्स का क्या पता करना है, रिफ्लेक्शन। पहला कोऑर्डिनेट है मान लो 1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने कहा हमारा है मान लो 5,6, तीसरा कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पर है कितना, तो मान लो 7,-6 है, चौथा कोऑर्डिनेट मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए 3,4 है, और पांचवा कोऑर्डिनेट मैंने आपको कह दिया 1,5 है मान लो यहाँ पे। ये 5 कोऑर्डिनेट हमने आपको दे दिए, और हमने कहा कि इनका प्रतिबिंब बताएं किस पर, तो x बराबर 5 पे, ठीक है, x बराबर 5 पे। तो आपने कहा बस इतना ही सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इनका आंसर देते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो मान लो x बराबर 5 पे, तो कुछ नहीं करना, 5 का डबल कितना होता है, 5 का 2 गुना 10 होता है, 10 में से 1 को घटा दो तो बोलोगे सर 9 आ गया, और y के स्थान पर y सेम रहेगा। आप ऐसे भी देखो 9 जमा 1 10, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, बात खत्म। y सेम रहेगा, y सेम रहेगा, y नहीं बदलेगा। x का
देखो 5 का दोगुना 10, 10 में से आप 5 घटा दो तो आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। y हमारा सेम रहेगा। 5 का दोगुना 10, 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और हमारा y जो है वो सेम रहेगा। उसी तरीके से 5 के दोगुना 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 और कॉमा 4। 5 का दोगुना 10 में से 1 घटा देंगे तो बोलेंगे 9 कॉमा 5 हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो x बराबर कुछ भी वो दे दे, x बराबर वो कुछ भी दे दे तो बस हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? जैसे मानो कल के दिन आपका एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, x बराबर a दे देता है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका आंसर हमेशा होगा 2a माइनस जो x1 कोऑर्डिनेट देगा वो, और y1 तो हमारा सेम रहेगा। बस ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके दोगुने से जो भी x दिया जाएगा उसको कम कर देंगे, ठीक है? जो भी x दिया जाएगा उसको कम कर देंगे, वो x का मान होगा और y सेम रहेगा। अगर हमारा सेम समझिए आप, मान लीजिए कि ये सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर x वाले के लिए लगा रहे हैं, x बराबर a के लिए, तो क्या यही सेम y बराबर a के लिए नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, अगर x वाले लाइन पर हमें रिफ्लेक्शन पता करना है तो हम x के दोगुने से उसके x को घटाते हैं, तो y के रेखा पर अगर उसका रिफ्लेक्शन पता करना होगा तो y के दोगुने से उस y को घटाएंगे। ठीक है, तो बस हमारा सवाल बन गया। जैसे यहां पर देखो बोला गया फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस लाइन पर पता करो, इस लाइन पर पता करो, इस लाइन पर पता करो, इस लाइन पर पता करो। अलग अलग बातें दी गई हैं। ठीक है, x बराबर भी दिया गया है और y बराबर भी दिया गया है। कैसे पता करेंगे? x बराबर 2 दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। x का दोगुना होता है 4, 4 में से 5 को घटाओ, 4 में से 5 को घटाओगे तो आ जाएगा -1, और y को एकदम सेम रखना, मत बदलना। ठीक है, उसी तरीके से आपको कहा गया है x बराबर -2, तो -2 का दोगुना कितना होता है? -2 का दोगुना -4, और -4 में से आपको घटाना है कितना? -5 को, तो -4 -5 कितना हो जाएगा? -9, और y को आप 3 रखेंगे। आप सेटिस्फाई करने के लिए इन दोनों के मिड पॉइंट को देखिए, क्या -2 आ रहा है? -9 में 5 को जोड़ो -4, -4 का आधा कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, y बराबर 4 है। अगर हमसे इसमें रिफ्लेक्शन पूछता है तो हम इसमें रिफ्लेक्शन कैसे बताएंगे? तो हमारा जो 5 है उस 5 को हम 5 रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ y के दोगुने में से आप 3 को घटा दीजिए। 4 का दोगुना 8, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। उसी तरीके से y बराबर -3 है, तो यहाँ पर हम x को सेम रखेंगे, 5 को 5 रखेंगे। -3 का दोगुना -6, -6 में से -3 घटाएंगे 5 -9। यानी यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि जब किसी लाइन पर रिफ्लेक्शन बोलेगा तो हम रिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक मेंस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पिछली बार का आपका मेंस का क्वेश्चन है, और ये मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम तरीके से कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो कभी भी आज के बाद आपको रिफ्लेक्शन के लिए आपको कभी भी फोटो बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस ट्रिक को याद रखेंगे और रिफ्लेक्शन निकाल पाएंगे। किस पर बोला गया है? वाई पर बोला गया है। वाई बोला गया है तो हमारा जो एक्स है वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। ठीक है, और उसके बाद y बराबर 3 कहा गया है, तो 3 का दोगुना कितना होता है? 6 -3 यहाँ पे, बस बात खत्म। तो बोलेंगे सर 5 और ये कितना हो जाएगा? 9, तो 5,9 जो होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए लास्ट पॉइंट है अब आपका सर्कल। लास्ट देख लीजिए, सर्कल है भाई। ठीक है, अब सर्कल पढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समाप्ति, खात्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सर्कल देख लीजिए। बहुत अच्छे। अब सर्कल यानी वृत्त। अब देखो वृत्त में क्या क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो वो वृत्त अगर आपके सेंटर पर बनाई जाए, ठीक है, मतलब ओरिजिन पर बनाई जाए तो क्या क्या पूछा जाएगा, और अगर वो वृत्त किसी भी क्वाड्रेंट में या कहीं पर भी बनाई जाए तो क्या क्या पूछा जाएगा। तो जब आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वृत्त से क्या क्या सवाल आते हैं वो देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सवाल क्या आता है और पढ़ते क्या क्या है वो देखिए।
जैसे मानिए पहला केस हम डिस्कस करते हैं, जब ये सर्कल एकदम सेंटर पर है, जैसे ये सर्कल क्या है, एकदम सेंटर पर है, तो क्या होगा कहानी, ठीक है। ठीक, अब ये जैसे मानो ये सर्कल एकदम सेंटर पर है तो क्या होगा, जैसे तो सेंटर पर होगा तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, इसका जो ओरिजिन होगा वो क्या हो जाएगा, 0,0, और यहां से इसकी जो भी दूरी होगी, यहां से इसकी जो भी दूरी होगी, चाहे वो x एक्सिस पर हो, चाहे वो y एक्सिस पर हो, चाहे -x पर, चाहे वो -y पर, वो क्या कहलाएगा, तो ये इसका कहलाएगा रेडियस। क्या कहलाएगा मेरे भाई, रेडियस कहलाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट बोलते हैं, मान लो यहाँ पर x1, y1, ठीक है, तो ये जो दूरी होगी, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। रेडियस निकालने का तरीका सीधा का सीधा, ये जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से वो हमारा रेडियस कहलाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है सर, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसे कि हम सर्कल में देख रहे हैं, तो सर्कल के सामने आपके सामने क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो समझिए। तो सबसे पहला देखो, सर्कल में दो इक्वेशन बनते हैं, एक हमारा जनरल इक्वेशन होता है, एक हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जनरल इक्वेशन पे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड पर थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन की, तो जो सर्कल का इक्वेशन होता है जनरल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना, कि अगर ये पॉइंट को अगर आप x, y बताते हैं, अगर ये पॉइंट को आप x, y बताते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, x माइनस 0, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा इस r के होल स्क्वायर के। फर्दर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे कि सर यहाँ पर x का होल स्क्वायर प्लस y का, देखो ठीक है, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, बराबर होगा r के। ठीक है, बराबर होगा किसके, बराबर होगा r के होल स्क्वायर के। लेकिन ये बातें हमने कब सीखी, ये बातें हमने तब सीखी जब हमारा सर्कल कहाँ पर है, वो सर्कल हमारा ओरिजिन पर है। लेकिन अगर ये सर्कल ओरिजिन पर ना हुआ, अगर ये सर्कल ओरिजिन के अलावा कहीं और पे है, जैसे पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या इस लाइन में, तो इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो भी बात हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी सवाल लगाएंगे। लेकिन पहले हमें ये समझना है कि अगर एक सर्कल ओरिजिन पर है तो वहां पर हम जो है कैसे इक्वेशन को लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, हमेशा इस जनरल फॉर्म को ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया बात, ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। कब हो गया, जब वो एकदम सेंटर पर है। कब हो गया, एकदम ओरिजिन पर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये सेंटर पर है, ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन पर है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हम क्या बात करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले में हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब अगर ये मान लीजिए कि जो सर्कल हमने बनाया है वो मान लीजिए वो सर्कल यहाँ बन गया। ठीक है, वो सर्कल कहाँ बन गया, वो सर्कल हमारा यहाँ बन गया। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सर्कल हमारा यहाँ बन गया। जैसे एक और सर्कल, मान लो कि कोई सर्कल यहाँ पर है, कहीं पर भी ये सर्कल हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। मतलब हमारा कुछ ना कुछ दूरी के साथ होगा। अब ये ओरिजिन पर नहीं होगा, अब इसका सेंटर कहीं और होगा, अब इसका सेंटर कहीं और होगा, सर्कल के सेंटर कहीं और होगा। तो मानो मैंने एक सर्कल यहाँ बनाया, इस सर्कल का सेंटर मान लो ये वाला पॉइंट है, समझेंगे मेरी बात को। मान लो कि इसका जो सेंटर है वो ये पॉइंट है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो a, b। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो a, b हो गया। और मान लो यहाँ पर इसके सरकमफेरेंस पे कहीं पर कोई पॉइंट हमारा x, y दिया गया है। जैसे मानो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया है आपको x, y। ये क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, x, y हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमें यहाँ पर पता है कि भैया इसके सेंटर में और इसके यहाँ पर सरकमफेरेंस के बीच की ही दूरी को क्या कहते हैं, तो रेडियस कहते हैं। इसके सेंटर और इसके सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसी को हम रेडियस कहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इस r का मान क्या होगा, तो बोलोगे सर x माइनस a का होल स्क्वायर
ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर जमा y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा r के होल स्क्वायर के। इसको हम कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और जब आप इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या करते हैं, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा आप डेराइव करते हैं तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है। जैसे आप क्या करिए, इस स्क्वायर को खोलिए, इस स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2by, और ये बराबर होगा किसके, हमारे r स्क्वायर के। फर्दर यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपका y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। आपकी जो किताबों में दिया गया होता है वो आपका ये इक्वेशन दिया गया होता है और इसको कहा जाता है कि ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। तो हमारे पास सर्कल के कुल मिलाकर दो इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, कब, जब यहाँ पर ये जो सेंटर है वो कहाँ पर हो, ओरिजिन पर। और दूसरा हमारा ये इक्वेशन होता है कब, जब हमारा सेंटर ओरिजिन से कहीं दूर पर है। दोनों पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सीजीएल के मेंस में भी सीएचएसएल में भी, वो हम दोनों देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों देखेंगे यहाँ पे। इस बात को समझिए, बड़ा प्यारा सवाल हमसे पूछा जाता है दोनों में। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये बात मैंने यहाँ स्लाइड में बकायदा लिख रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक एक बात को मैंने मेंशन कर रखा है तो आपके लिए काफी आसान होगा समझना। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 68 को देखिए, सीएचएसएल में आपसे पूछा गया है, बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे क्या क्या है वो देख लो, ठीक है, यहाँ सवाल के माध्यम से देख लेंगे, ठीक। जैसे मानिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो इक्वेशन है सर्कल का, उसका सेंटर इतना है और रेडियस हमारा जो है, ठीक है, वो 4 है, तो बताओ इक्वेशन कितना होगा। अब आप खुद देखो, इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, बोलो ओरिजिन पर है, नहीं है। ओरिजिन पर है क्या, तो बोलोगे ना सर ओरिजिन पर नहीं है। अगर ओरिजिन पर नहीं है मतलब ये कहीं दूर है, तो दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा, उसी के आधार पर हम इसका आंसर दे देंगे। अगर हमें इक्वेशन डायरेक्टली याद है तो ठीक है, बहुत बच्चों को डायरेक्ट याद होता है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, देखो सीधा का सीधा इक्वेशन अगर याद है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बताओ जल्दी से, उसके बाद क्या होता है बताओ, ठीक है, बताओ उसके बाद क्या होता है बताओ। तो उसके बाद होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 0 के। अगर ये याद है तो डायरेक्ट ये रख लो, और अगर ये याद नहीं है, अगर ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो, आप सिंपल याद रख सकते हो, x में से इस 1 को घटा दो और कर दो होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y में से किसको घटा दो, इस 2 को घटा दो और कर दो होल स्क्वायर। तो x में से घटा दिया, y में से घटा दिया, और ये बराबर आएगा हमेशा रेडियस के स्क्वायर के। ये हमेशा बराबर आएगा किसके, रेडियस के स्क्वायर के, यानी 4 के स्क्वायर के, ठीक है। फिर आप इसको एक्सपेंड कर लो और तब आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी को नहीं आता है डायरेक्ट ये लंबा वाला फॉर्मूला नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लंबा वाला फॉर्मूला नहीं आता है तो परेशान थोड़ी होना है, नहीं आता तो नहीं आता, हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या परेशानी है। अल्टीमेट हमें सवालों को हल करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इतना, तो इसको जब तोड़ोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए कितना है तो 1 है, और इंटू आ जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू, ठीक है, b कितना है 2 है, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर y आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर प्लस 1 प्लस 4, और यहाँ कितना आएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 के, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, ठीक है। और 16 में से यहाँ पर, ठीक है, 16 में से यहाँ पर आपका जो है 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 16 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2x माइनस, एक मिनट सवाल में कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने,
सही तो है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और 16 में से 5 गया तो 11 आ जा रहा है। 11 के दो ही ऑप्शन है हमारे। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में करेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्ट करो। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करो जरा। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करोगे, ऑप्शन नंबर जो डी आएगा ना यहाँ पर, ये माइनस आएगा। डी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करिए, और ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करने के बाद आंसर कितना टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को आंसर टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? आंसर टिक करेंगे। समझ में आ गया बात? चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एक और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सर्कल का इक्वेशन पता करने को, जहां पर सेंटर 2:2 और 3 है और रेडियस कितना है? 5 है। रेडियस कितना है? 5 है। सीधा का सीधा लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। याद है या भूल गए? ठीक है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए के स्थान पर कितना है? तो 2 है, तो 2 इंटू 2 4 यानी माइनस 4x। बी के स्थान पर कितना है? 3 है, तो 2 इंटू 3 6 यानी माइनस 6y। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। आर की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर 25। 25 में से मेरा जब 13 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 12 के। यानी ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y बराबर 12। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, समझ में आ गया? कभी भी सर्कल का इक्वेशन आपको बोलेगा तो आपका एग्जामिनर आपको सेंटर देगा, और सेंटर देने के साथ साथ रेडियस देगा, तभी तो इक्वेशन बता पाओगे। कहाँ सवाल में टफ है? सेंटर दे दिया तो x माइनस इतना, देखो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप इसको सर्कल के तरीके से समझते हो तो महामूर्ख इंसान हो। मैंने कहा मानो मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मानो मेरा 2 और 5 है, और इसकी रेडियस मैंने कही 4 है। बताओ यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होगा? कोई इक्वेशन नहीं। मानो यहाँ पर इस पॉइंट को x, y मान लो। यहाँ क्या मान लो? x, y मान लो। इस यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। जो डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेशन आएगा वही सर्कल का इक्वेशन होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बोलोगे? x माइनस 2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बोलोगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर लगाओगे तो बोलोगे y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर 16। बस भैया, यही जो इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगा वही सर्कल का इक्वेशन कहलाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन ऐसे निकालने के लिए हवाबाजी है, बट समझने के लिए हमारे कंसेप्ट के अनुसार क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला का इक्वेशन बराबर सर्कल का इक्वेशन, और कुछ है नहीं। अब चाहे ये सर्कल ओरिजिन में हो, चाहे ये सर्कल कहीं पर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन पर होगा तो 0 0 हो जाएगा, कहीं और पे होगा तो 0 0 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? लास्ट क्वेश्चन है आपका इस शीट का, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए सवाल में क्या कहा गया है। अब उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जा सकता है कि यदि ये जो है आपका सर्कल का इक्वेशन है तो सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, मतलब आपको सेंटर और रेडियस देके इक्वेशन पूछा जा सकता है। आपको सेंटर और इक्वेशन देके, आपको देखो यहाँ पे, आपको सेंटर और रेडियस देके इक्वेशन पूछा जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है यहाँ पे, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको इक्वेशन देके सेंटर और आपसे रेडियस पूछे तो कैसे बताओगे? जैसे मानो मैंने कहा कि हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? हमारा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है हमारे 0 के। अब ये सवाल जो आप देखेंगे इसमें क्या दे रखा है आपको? ठीक है, ये सवाल आप देखेंगे तो आपको दे रखा है भैया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम एक पल के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि ये हमारा कितना है? प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, जहां पर ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सी स्क्वायर का जो मान है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये बात हमें
ध्यान रखनी है। अब समझो, एक जनरल इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 है। सी स्क्वायर ना छोड़ के आप ऐसे सी स्क्वायर छोड़ के आप इसको सी भी लिख सकते हो, प्लस सी बराबर 0, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इसके बराबर लिख दिया है कि सी बराबर हमारा कितना है, इसके है। देखेंगे सवाल में यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आप देखो कैसे फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस सी बराबर 0। तो अब हमें यहाँ इस दिए गए इक्वेशन से, मानो कोई भी इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस सी बराबर 0। अब इस इक्वेशन से आप सेंटर कैसे बताओगे और इक्वेशन से आप रेडियस कैसे बताओगे, ये दो सवाल आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर सेंटर बताना है। सेंटर हमेशा क्या होता है, तो सेंटर हमेशा हमारा a, b होता है। इस बात को ध्यान रखना, सेंटर हमेशा a, b होता है। यानी आपको ये जो x वाला पार्ट है ना, इसको माइनस 2ax में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मानो मैंने लिख दिया माइनस 4x मैंने लिख दिया, तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा कि माइनस के स्थान पर माइनस 4 को हम 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स, तो ये जो a का मान आ गया कितना आ गया, a का मान हमारा 2 आ गया, तो यहाँ पर सेंटर कितना होगा 2। उसी तरीके से by वाले जो y वाले के साथ जो भी टर्म होगा उसको माइनस 2by में तोड़ना होगा, और यहाँ माइनस 2 और y को छोड़ के जो बचेगा वो हमारा b हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। रह गई बात रेडियस की, तो रेडियस के लिए आप देखो जरा, c का मान हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ रेडियस को लेकर आ जाएं तो रेडियस का स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होगा, c हो जाएगा। यानी रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो कांस्टेंट टर्म दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस की बात हमारी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो भी कांस्टेंट टर्म दिया जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर से उस कांस्टेंट टर्म को घटा दीजिए, वो आपका रेडियस कहलाएगा। ये बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए जब शुरू में हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा था तभी हमने आपसे दो बातें कही थी, दोबारा से समझ लीजिएगा। हमने जब आपको सर्कल पढ़ाया तो दो बातें कही कि आपका एक जनरल इक्वेशन होता है वो ये होता है, और आपका दूसरा वाला जो इक्वेशन बनता है वो ये बनता है। ठीक है, जिसको आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे, किसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। ठीक है, इस पूरे को आप c का नाम देते बराबर 0, जहां पर आप ये भी लिख सकते थे कि इसका जो सेंटर होगा वो बराबर होगा a, b के, और इसका जो रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होगा वो बराबर होगा हमारे a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर में से हमारे c के स्क्वायर को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, c को क्या करना है, घटा देना है, इस तरीके से। ठीक, तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, खुद सोचो। अब ये आपको मैंने क्या किया, एक मैंने आपको इक्वेशन दे दिया, एक मैंने क्या किया, आपको इक्वेशन दे दिया, और इस इक्वेशन से हमने क्या पूछा आपसे, सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर के जगह पे वाई स्क्वायर है। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कैसे होना चाहिए था, तो बोलेंगे सर ये माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स के फॉर्म में होना चाहिए था। एक्स के स्थान पे एक्स है, ठीक है, x के स्थान पे कितना है, x है, और माइनस 2a किसके बराबर है, तो बोलोगे सर माइनस 2a 6 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ध्यान रखो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3। उसी तरीके से माइनस, देखो यहाँ पे, अब इसको तोड़ोगे तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सर y के स्थान पे y है, यानी माइनस 2b का जो मान है वो कितना है, 8 है, तो b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान माइनस 4 आ जाएगा, यानी माइनस 3 माइनस 4। ये क्या हो गया भैया, तो ये हमारा हो गया सेंटर। ठीक है, देखो कंपेयर करके मैं अच्छे से बता दे रहा हूं आपको यहाँ पे, तो बोलोगे सर माइनस 2ax बराबर सवाल में 6x दे रखा है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस 3। उसी तरीके से सवाल में माइनस 2by के स्थान पर कितना दे रखा है, 8y दे रखा है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4। जो सर सेंटर होता है सर्कल का वो कितना होता है, तो वो हमारा a, b होता है। यानी हम कह सकते हैं सर्कल का सेंटर हमारा माइनस 3, माइनस 4 है। एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर करेक्ट है, लेकिन फिर भी उसके बाद हम देख लेंगे। साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा रेडियस होता है वो रेडियस का मान कितना होता है, तो रेडियस का मान हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c होता है।
ठीक है। अगर हम बात करें a के स्क्वायर की तो 3 का स्क्वायर 9, b के स्क्वायर की 4 का स्क्वायर 16, माइनस c का मान कितना है तो 11 है। 16 9 25, 25 में से 11 गया तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 14 आ जाएगा। यानी हमारा सेंटर -3 -4 और रेडियस हमारा रूट 14। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, ठीक है, समझ में आ गया बात। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए हमारा इक्वेशन ऐसा दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पर 16y, ठीक है, प्लस 13 बराबर 0 मान लो। और हमसे कहा गया है बताइए इसका सेंटर कितना होगा, ठीक है, और हमसे पूछा गया है बताओ इसका रेडियस कितना होगा। सेंटर कितना होगा और रेडियस कितना होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो 4x है इसके स्थान पे कितना आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर -2ax आना चाहिए और उसके स्थान पे 4x दे रखा है। x से x खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म, a का मान कितना आ गया, तो a का मान हमारा -2 आ गया। a का मान कितना आ गया, -2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखो -2by को अगर आप 16y के बराबर करोगे तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान हमारा -8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको, b का मान कितना आ जाएगा, -8। तभी तो -8 को -2 के साथ गुना करने पे +16। तो क्या हमें इसका सेंटर पता चल गया, बताओ। तो जो इसका सेंटर होगा वो कितना होगा, तो सेंटर हमारा -2, -8 होगा। अब बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस के बारे में हमने क्या जाना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना तो 4, 8 का स्क्वायर कितना तो 64। यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 13 ना करें, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक मिनट, c का स्क्वायर नहीं करते हैं, माइनस यहाँ पे नॉर्मली हम 13 करते हैं। तो 64 और 4 68, 68 में से आपका 13 गया तो कितना हो गया, 55। यानी रूट 55 जो होगा वो क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ठीक है, रूट 55 क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के आप जो है इक्वेशन बना सकते हैं अपने से, और उसके सेंटर और उसके क्या कर सकते हैं, आप रेडियस को पता कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे तरफ से होता है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। जितने तरह के सवाल बन सकते थे उन सभी सवालों के कंसेप्ट को हमने आपको बता दिया है। एक से एक बढ़िया बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं आप लोगों को, चाहे इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो। शीट आप लोगों को कल तक मिल जाएगी बढ़िया तरीके से अपडेट होके, मतलब मैं अपडेट करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो आप। ठीक है, बस मन लगा के पढ़ाई करो। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर बाकी टॉपिक्स को धीरे धीरे 4 से 5 क्लासेस में लेकर खत्म कर देंगे। अब जितने भी टॉपिक्स होंगे हमारे सारे बढ़िया तरीके से होंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।